टीम हम लाइव चले गए हैं क्या? यूट्यूब पे मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। चले ठीक है, तो हम इस टाइम लाइव आ चुके हैं। यस, वी आर लाइव। चलें थोड़ा सा, आई थिंक 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि ज्वाइन कर लें ज़रा। थोड़ा सा हम लेट हो गए। आ चुके हैं। यस, वी आर लाइव। चलें थोड़ा सा, आई थिंक 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि ज्वाइन कर लें ज़रा। थोड़ा सा हम लेट हो गए। आ चुके हैं। थोड़ा सा। चलें 20 तक हमारे आ चुके हैं पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक मज़ीद ज्वाइन करते रहेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 सेशंस की हमारी ओरिएंटेशन है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद दाऊद सलीमी। सबसे पहले तो माजरत, हम थोड़ा सा लेट हो गए। 9 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन थोड़ा सा हमारे सॉफ्टवेयर में इशू आ गया था। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद सलीमी। आई एम सेकंड पोजीशन होल्डर ऑफ CSS 2019, और I've been serving in KPK for the past 3.5 years now, and currently I am serving as Assistant Commissioner Peshawar. तो आज की क्लास का मकसद नया एकेडमिक सेशन जो CSS का है 2026 का, उसका भी बिल्कुल आगाज़ है। ये वो टाइम होता है, मुझे अपना भी याद है, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन को लेके हम ख़ास तौर पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो उस हवाले से ये नियर पीयर टीम ने बड़ी एक अच्छी सीरीज़ शुरू की है, जिसमें तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं नियर पीयर टीम पे। तो तमाम सब्जेक्ट्स की हम आपको ओरिएंटेशन देंगे, उनके सारे इन्स आउट्स, प्रोज एंड कॉन सारे बताएंगे। हमने क्यों रखा, क्यों ऑप्ट किया, कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, कैसे स्कोर लेना है, इस सब्जेक्ट के क्या क्या फ़वाइद हैं, किस तरह बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में हेल्प कर सकता है, किन एकेडमिक बैकग्राउंड्स वालों को ये रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो उस हवाले से ये पूरी बातचीत जो है वो हमारी होगी। और आज हम 2 सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जिनका मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ नियर पीयर पे, उनके हवाले से जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोशियोलॉजी से आगाज़ करते हैं। और नियर पीयर टीम ने मुझे कहा था ये बताने के लिए कि इस सेशन के एंड पे जो है जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक आई थिंक नियर पीयर टीम शेयर कर देंगी। उसमें आप अपना नेम वगैरह वो एंटर कर दें, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन तो उसमें से हम रैंडम जो है वो कुछ लोग सेलेक्ट करेंगे, जिन्हें फिर वो ये गिफ्ट्स ऑफर किए जाएंगे। वो गिफ्ट्स ये हैं कि कुछ आई थिंक 50% स्कॉलरशिप है तमाम कोर्सेज पे, और इस तरह की एक दो चीज़ें और भी हैं। नियर पीयर की जो क्रॉनिकल्स है इनका, वो मैगज़ीन है, उसकी वो फ्री कॉपी मिलेगी, और बुक्स वगैरह के भी कोई गिफ्ट्स वगैरह हैं जो इंस्ट्रक्टर्स ने पब्लिश की हुई हैं। तो इस तरह के कुछ गिफ्ट्स हैं, तो आप हमारे साथ सेशन के एंड तक स्टिक करिएगा। फॉर्मेट इसका ये होगा कि मैं सोशियोलॉजी एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का आपको तफसीलन सारा बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा इन सब्जेक्ट्स का। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कि इन सब्जेक्ट्स के जो है वो क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और ये आपको रखने में क्या फ़ायदा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक हमने नई चीज़ शुरू की है कि चूँकि अभी ये आगाज़ है, इंस्ट्रक्टर के साथ भी आपका एक ये फर्स्ट जो है वो आप कह लें तारुफ हो रहा होता है। तो एक कोई सा मैं आपको टॉपिक जो है देख लेंगे, अभी सोशियोलॉजी या गवर्नेंस में से किसका करना है। सोशियोलॉजी का मोस्ट लाइकली हम करेंगे, क्योंकि वो पहले भी है। तो उसका जो है मैं एक टॉपिक आपको मुकम्मल पढ़ा भी दूंगा आज, ठीक है, जस्ट लाइक मैं नियर पीयर के बाकी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके पढ़ाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इंस्ट्रक्टर के टीचिंग स्टाइल का भी आइडिया हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले सोशियोलॉजी का अगर हम सिलेबस का ओवरव्यू एक ले लें तो ये सारा वो है, और ये 2016 में जो है वो न्यू सिलेबस जो एफपीएससी ने जो है वो पब्लिश किया था उसके हिसाब से जो है हम इसको देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो मॉड्यूल्स जो हमें नज़र आ रहे हैं वो इंडिविजुअल का है सबसे पहले, उसमें कल्चर फिर अगला एक मॉड्यूल है जिसमें कल्चर के आगे सिलेबस में बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने सब हेडिंग्स भी दी हुई हैं कि उसका मतलब क्या है, करेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या हैं, टाइप्स क्या होती हैं कल्चर के, फंक्शंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्या होते हैं, कल्चर और सोशलाइजेशन का आपस में क्या ताल्लुक होता है, कल्चर कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होती है, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, कल्चरल लैग, मल्टीकल्चरलिज्म, सिमुलेशन, ये सारी टर्म्स हैं। तो मतलब ये एग्जामिनर ने एक ज़रा वो इन डेप्थ व्यू देने की भी कोशिश किया है कि कल्चर के हवाले से ये चीज़ें इम्तिहान में एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। सोसाइटी का आप देखें तो इसी तरह उसकी मीनिंग, टाइप, सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या होता है, सोसाइटी की थ्योरीज, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, सोसाइटी की एवोल्यूशन फिर वो कैसे हुई हंटर गैदरर्स से लेकर आगे फिर हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एंड देन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। तो ये सिलेबस का पार्ट है। सोशल इंटरेक्शन का फिर एक मॉड्यूल है हमारा जिसमें डिफरेंट हमारी जो कास्ट एंड क्लासेस हैं, फॉर्म्स ऑफ सोशल क्लासेस हैं, फ्यूडल सिस्टम इन पाकिस्तान, कल्चर ऑफ पॉवर्टी एक्सेट्रा, ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। सोशल कंट्रोल का फिर एक आगे मॉड्यूल है, फॉलोड बाय सोशल एंड कल्चरल चेंज एंड सोशल पॉलिसी, फिर पब्लिक ओपिनियन है, कम्युनिटी है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान है, और उसके बाद फिर सोशोलॉजी की डिफरेंट थ्योरीज हैं, थ्री सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो कि फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो हैं। और इसके अलावा फिर अलहदा से कुछ थ्योरीज के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने सोशोलॉजी के हवाले से अपनी अलहदा थ्योरीज दी हैं, जिनमें इब्न खल्दून, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल तुर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और टालकोट पार्सन्स ये हैं। और फाइनल जो हमारा मॉड्यूल है वो मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च का है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस सोशियोलॉजी का, ठीक है। अब ज़रा आगे हम देखते हैं कि जो नियर पियर ने फिर मैंने ये कोर्स जो पढ़ाया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, और ये आपके सामने यहाँ नज़र भी आ रहा है, आपको देख के आइडिया भी हो जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया हमारा जो सिलेबस है वो सेटिस्फैक्ट्री एक लेवल पे जो है वो कवर हो रहा है इस कोर्स में कि नहीं। तो आप देखिए कि ये वो मॉड्यूल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, वो हैं जो हमारे नियर पियर कोर्स का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का हमने देखा था, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर, सोशल एंड कल्चरल चेंज, फिर आगे हमारा सोशोलॉजिकल थ्योरीज, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, सोशल इंटरेक्शन, सोशोलॉजिकल रिसर्च, ये सारे वो मॉड्यूल्स हैं। और अगर आप नियर पेयर की वेबसाइट पे जाकर सोशोलॉजी का कोर्स लिखें ना, अगर आपने अभी इनरोल नहीं भी किया हुआ तो फिर भी आपको जो पूरी आउटलाइन है ना कोर्स की वो विजिबल हो जाएगी। तो वो आउटलाइन आप सिंपली अगर कंपेयर कर लें इस सिलेबस के साथ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सोशियोलॉजी का कोर्स आई कैन से विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस कि वो 100% जो है ना वो कवर्ड है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिलेबस में जो हमारे कोर्स में कवर्ड ना हो। हाँ, ये हो सकता है कुछ न्यू डायमेंशंस वो ज़रूर पूछ लेता है, न्यू एस्पेक्ट्स ज़रूर पूछ लेता है जो सिलेबस से रिलेटेड ही होते हैं। कभी पेपर आसान आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, लेकिन इस सिलेबस की, इस कोर्स की बात यह है कि उसमें एक तो कंटेंट के लिहाज से, थ्योरी के लिहाज से ना सिर्फ वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं, बल्कि फिर हमने ऐसे मॉड्यूल भी रखे हैं कि जिसमें अगर इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो उनको भी अटेम्प्ट करने की, उनको जो है वो कैटर करने की आपको टेक्निक्स ऐसी सिखाई जाती हैं कि वो फिर आप आराम से मैनेज कर लेते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं कि हम सिर्फ इस कोर्स के अलावा जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सोर्सेज हो सकते हैं वो खुद मैंने रिसर्च करके जो अच्छे अच्छे कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो ढूंढी हुई हैं, तैयार की हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। फिर ये कि इस कोर्स की सबसे एक अच्छी बात वही बात है ना कि अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आ भी रही हैं, पास पेपर सॉल्यूशंस पिछले 5 साल के जो हैं वो सारे जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनमें मुकम्मल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। मतलब ये नहीं है कि जस्ट डिस्कस किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में जस्ट लाइक यू वुड अटेम्प्टेड इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन उस तरीके से जो है वो मुकम्मल जो है वो कराए गए हैं। तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर कोई चीज़ रह नहीं जाती। तो अगर मैं आपको फिर इन डेप्थ ओवरव्यू ज़रा दूँ, ये मॉड्यूल 1 की हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो कवर्ड हैं कोर्स में। सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स
के हवाले से इन चीज़ों को क्रिटिकली देखना, जो कि वही फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है जिनकी हमने बात की थी अभी। और सोसाइटी की सारी ये चीज़ें हैं कि सोसाइटी का मतलब क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है, सोसाइटी के टाइप्स क्या हैं, जमेन शाफ्ट, जिजेल शाफ्ट, ठीक है। और एवोल्यूशन सोसाइटी की कैसे हुई, वही हंटर गैदरर्स, और फिर पूरा पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी तक कैसे आए, वो सारी चीज़ें मॉड्यूल 1 में कवर्ड है। मॉड्यूल 2 हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस का है। इसमें इंट्रोडक्शन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स पे बात होती है, और फिर जितनी सोशल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ना, उनकी केस स्टडीज़ हैं, जैसे कि फैमिली हो गई या रिलीजन हो गया, वो बहुत इन डेप्थ जो है वो डिटेल में कवर है। हम आज कोशिश करेंगे इन्हीं में से कोई टॉपिक ना रिलीजन का या फैमिली का जो है वो पढ़ते भी हैं, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। मॉड्यूल 3 हमारा कल्चर का है, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। ओवरव्यू कल्चर का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फंक्शन, सिग्निफिकेंस, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, फिर जितने टर्मिनोलॉजीज हम देख रहे थे, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, कल्चरल लैग, हाई कल्चर, पॉपुलर कल्चर, मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल असिमिलेशन, इनकी तफसीली डेफिनेशंस अलॉन्ग विद एग्जांपल्स कवर्ड हैं। फिर सोशो कल्चरल चेंज जो है उसके इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर पाकिस्तान की केस स्टडी की, यहाँ पे सोशो कल्चरल चेंज किस तरीके से आ रही है, हमारे शहरों का, हमारी फैमिली का, हमारे इदारों का, सोशल इंस्टीट्यूशंस का मुस्तकबिल क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये टॉपिक्स बड़े डिटेल में कवर्ड हैं। मॉड्यूल 4 जो है वो हमारा सोशोलॉजिकल थ्योरीज का है। फिर इसमें सिर्फ ये थ्योरिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी मतलब टालकोट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह वो सारे भी कवर्ड हैं। जो मेन 3 थ्योरिस्ट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। कार्ल मार्क्स, उसकी जितनी थ्योरीज हैं, मल्टीपल थ्योरीज हैं कार्ल मार्क्स की भी। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन है, फिर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का कंपैरिजन है, फिर इसके आइडियाज़ का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। ये सब जो है ये भी कवर्ड है। फिर मैक्स वेबर का अगर हम देखें तो, जस्ट अ मिनट, में नियर पे टीम का मैसेज है, ये देख लूँ। अच्छा सॉरी। तो मैक्स वेबर जो है उसका सोशियोलॉजी एंड रिलीजन, उसका प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स के हवाले से पूरी एक उसकी किताब है, लेकिन उसके आइडियाज़ के हवाले से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता होता है, वो कवर्ड है। उसका कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, फिर मैक्स वेबर की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं सोशियोलॉजी में, ये सब कुछ। इस तरह इमाल दरखाइम का जो है वो, इसकी थ्योरी ऑफ सुसाइड, कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी, ये बहुत मशहूर हैं, इनसे बहुत सवाल आते हैं। मैकेनिकल वर्सेस ऑर्गेनिक सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी में अगेन इनकी क्या है। और हर ऑथर का, हर थ्योरिस्ट का जो आइडियाज़ का क्रिटिकल एनालिसिस है, जो वो बड़ा ज़रूरी है, वो जो है वो तफसीलन कवर्ड है। माइक मैंने पास कर लिया, मुझे टीम यही कह रही थी कि थोड़ा सा मैं पास कर लूँ, मैंने कर लिया, ठीक है जी। मॉड्यूल 5 में अगर हम चलें, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स, रूरल अर्बन माइग्रेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। अब इस ये तो वो हैं जो दो बड़ी मेजर हैं और अक्सर सवालात इसमें से आते भी हैं, लेकिन और भी पाकिस्तान की सोशल प्रॉब्लम्स जो है ना, हमारे ये जो कास्ट सिस्टम वगैरह है, ठीक है, और इसके अलावा पॉवर्टी वगैरह की जो मसाइल हैं, ये भी आप देखें कि या तो कोर्स में या फिर हमारे जो लाइव सेशंस होते रहते हैं उनमें, वो लाइव सेशंस भी कोर्स का पार्ट बन जाते हैं, अपलोड हो जाती हैं वीडियोस, उनमें और प्रॉब्लम्स भी बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है। लेकिन दो ये मेजर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे अक्सर हम देखते हैं कि एग्जाम में ये रिपीट हो के बहुत ज़्यादा दफ़ा आते हैं, तो इनको तो बहुत डिटेल में कवर किया गया है। रूरल अर्बन माइग्रेशन के पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, उसकी पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, नेगेटिव आउटकम्स क्या हैं, पॉलिसी सॉल्यूशंस, फिर इस हवाले से जो है वो एक यूनिक देना, वो बड़े तफसीलन इसमें बयान किया गया है। यूथ के सॉल्यूशंस, यूथ क्राइम की जानिब क्यों जाती है, उसको थ्योरी के साथ कैसे हम लिंक करते हैं, थ्योरी ऑफ डिवियंस के साथ। यूथ बल्ज का जो हमारा मसला बड़ा बढ़ रहा है, उसको हम एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना रहे। और इसके हवाले से फिर पॉलिसी सॉल्यूशंस और तजावीज़ देना, ये बड़ा डिटेल में जो है हमने कवर किया हुआ है। मॉड्यूल 6 हमारा सोशल इंटरेक्शन एंड कंट्रोल का है। ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी की इसमें बात की गई है, और सोशल कंट्रोल आप देख सकते हैं उसका मैकेनिज्म्स, इनफॉर्मल, फॉर्मल मींस, डिवियंस और उसकी थ्योरीज, और डिटर्मिनेंट सोशल मोबिलिटी के क्या होते हैं, सोशल मोबिलिटी के टाइप्स क्या हैं, कास्ट और क्लास में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। मॉड्यूल 6 फिर हमारा जो हम सिलेबस में भी देख रहे थे, सोशोलॉजिकल रिसर्च जो वहाँ पे थी, तो उसको भी बहुत डिटेल में कि भाई सोशल रिसर्च की एक तो सिग्निफिकेंस क्या है,
डाटा की टाइप्स क्या हैं, और जितने सोशियोलॉजी में रिसर्च के मेथड्स हैं और जितने प्रोसेसेस हैं, हर एक बहुत डिटेल में अलॉन्ग विद डिटेल्ड एग्जांपल्स जो है वो इस मॉड्यूल में कवर्ड है। मॉड्यूल 8 में हम सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन पे आए तो सबसे पहला सोर्स आपका यही नियर पेयर के लेक्चर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जो हेल्पफुल साथ ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस होती हैं, वो हर वीडियो में, हर कोर्स में या तो मैंने साथ साथ बताए हुए हैं, या हमारे लाइव सेशंस होते रहते हैं उनमें वो बड़ी तफसीलन उस पर बातचीत होती रहती है, या फिर जो जो साथ साथ आते रहते हैं वो हमारे डेटाबेस बना हुआ है कोर्स का, उसमें वो अपलोड भी होते रहते हैं, नियर पेयर टीम के थ्रू आप तक पहुँचते भी रहते हैं, ताकि आपकी तैयारी कॉम्प्लीमेंट भी होती रहे नियर पेयर के लेक्चर्स के साथ। क्योंकि हमारा ये नहीं है कि एक जस्ट पैसिव लर्निंग का मॉड्यूल है, कोर्सेज अपलोड हो गए और बस वही चलने हैं जी, नहीं। हमारे मंथली लाइव सेशंस होंगे जिसके साथ आप इंस्ट्रक्टर के थ्रू साथ जो है वो इन टच रहते हैं, और उन लाइव सेशंस में जो भी आपको तैयारी के दौरान मुश्किलात आ रही होती हैं, आया कोई लेक्चर समझ नहीं आया, उस हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं, कोई फर्दर आप कोई रिसोर्स चाह रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर आपके साथ शेयर कर दे, कोई नया ऐसा टॉपिक आपको लगा जी आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, उस पर वीडियो बना दीजिए, ये सारा फीडबैक आता रहता है। तो इस हवाले से वो एक इंटरेक्शन इंस्ट्रक्टर के साथ जारी रहती है स्टूडेंट्स की, और कोर्स में इम्प्रूवमेंट्स भी जो है वो मुसलसल होती रहती है। ये कोर्स तो मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड जो है वो मतलब 2020 में करा दिया था, 2021 में, लेकिन उसके बाद इसमें इतनी इंप्रूवमेंट्स एडिशंस जो हैं वो हुई हैं, लाइव सेशंस के थ्रू इतना ज़्यादा इसमें नया कंटेंट डाला गया है, पास पेपर्स की वीडियोस तो ज़ाहिर है हर साल पास पेपर आ रहा है, वो तो अपलोड हो के पार्ट बनता ही जा रहा है। तो ये एक इवॉल्विंग मतलब बड़ा एक कोर्स की जो है वो नेचर रहती है, जिससे एक स्टेगनेंसी आपको फील नहीं होती, और आप बिल्कुल ये फील करते हो कि ये सीएसएस का जो एक चल रहा है एग्जाम का पैटर्न, जो भी मसाइल आ रहे हैं उसके साथ आपका कोर्स और इंस्ट्रक्टर भी जो है वो अपडेटेड है, हम आएंगे, ठीक है। जो जो किताबें इस हवाले से होंगी कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग की, वो भी आपके साथ शेयर की जाती है। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे तो बड़ा मैंने तफसीली 2-3 वीडियोस बना के अलग से अपलोड की हुई हैं कि भाई क्वेश्चन को सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे बनानी है, अपने आंसर को बाकी स्टूडेंट्स से आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना है ताकि मार्क्स आपके ज़्यादा आए। आपने फिर अपना एक वो जस्ट क्रैम्ड नॉलेज देने की बजाय, एक सोशियोलॉजी में ये बहुत चीज़ मैटर करती है कि आप अपना ओपिनियन जो है ना वो चीज़ों पे लिखो इन दी फॉर्म ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, ताकि आपका एनालिसिस, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका नॉलेज बेस वो एग्जामिनर के सामने रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि सोशियोलॉजी में हमें ये बहुत मार्जिन होता है, जो आगे आगे हम देखेंगे भी कि सोशियोलॉजी क्यों रखना चाहिए, उसमें हम बात करेंगे कि ये बड़ा ना थ्योरेटिकल नेचर का कोर्स है, तो इसमें बड़ा मज़े का कोई आपको वो ना क्रैम्ड बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ता। सोशियोलॉजी हमारे इर्द गिर्द के सारा ये जो हमारा इकोसिस्टम है सोसाइटी का, उसी का नाम है। तो वो आपके वो दफ्तर से लेकर आपके घर से लेकर फैमिली, रिलीजन, वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारे इदारे जिनका आप डेली बेसिस पे पार्ट बन के एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, वहीं से आपको इतनी ज़्यादा सोशियोलॉजी का नॉलेज हो रहा होता है, एग्जाम्पल्स डिराइव आप कर रहे होते हो कि आप इसमें जो है ना वो अपनी समझ बूझ और अपनी एनालिसिस, अपनी एनालिटिकल स्किल्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा आप अपना ओपिनियंस इसके आंसर्स में ना सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो, बल्कि उस चीज़ को बड़ा एक पॉजिटिव एज भी मिलता है जो कि आपके नंबर्स में फिर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो बहरहाल पास पेपर सॉल्यूशंस का मैं आपको बता चुका, 2018 से अब तक के, यानी कि पिछले 7 साल के जो है वो अवेलेबल है पास पेपर सॉल्यूशंस जो है ना। 2000 इस साल का जो है वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगा। तो अगेन नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन जी, व्हाई ऑप्ट सोशियोलॉजी, उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला जो देखें इंडिकेटर आप देखेंगे ना, और जो आपको देखना भी चाहिए किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए, वो ये है कि आपने देखें, आप कोई पीएचडी तो कर नहीं रहे, ये एक competitive एग्ज़ाम है, 12 इसमें सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है तैयारी का, और इसमें आप यू आर नॉट कोई इसमें थीसिस नहीं लिख रहे आप, बल्कि आप हज़ारों की तादाद में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप compete कर रहे हो। तो स्कोर मैटर करता है, आपकी सब्जेक्ट्स की आपस में ओवरलैपिंग कितनी है, वो एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि आपकी 12 सब्जेक्ट्स की तैयारी वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होमोजेनस वे में जो है वो हो, और आपका नॉलेज बेस जो है वो सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो और उनमें आपको फ़ायदा दे रहा हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए। तो सोशियोलॉजी की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स जो है वो ये है कि ये आपके बाकी के जो 12 सब्जेक्ट्स हैं, 11 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कंपलसरी हैं चाहे वो ऑप्शनल हैं, उनको इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है कि आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट इनफ। मिसाल के तौर पे अगर इंग्लिश ऐसे आप देखें, आप
पिछले 10 साल के 20 साल के इंग्लिश ऐसे के बेशक पास पेपर्स उठा के देख लें, हर एग्जाम में जो है वो आपको लाजमन 2-3 थीम्स ऐसे होते हैं, मतलब जो आपके 10 होते हैं ना टॉपिक्स ऐसे के, वो थीम्स में डिवाइडेड होते हैं। मोस्टली ये कि 4-5 थीम्स में से आपके 10 टॉपिक्स आ रहे होते हैं, और उनमें लाजमन हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में सॉरी, सोशो कल्चरल इशू से रिलेटेड कोई ना कोई एक लाजमन ऐसे होता है। डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स के थीम से लाजमन होता है, जेंडर एंड फेमिनिज्म के थीम से लाजमन होता है। और ये सारी चीज़ें, ये थीम्स ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी जिस बंदे ने रखी हो या बंदी ने सॉरी, तो उनकी इन इश्यूज पे इतनी अच्छी ग्रिप हो जाती है इन थीम्स पे, जो कि अभी हमने कोर्स ओवर आउटलाइन जो देखी है, सिलेबस ओवरव्यू देखा भी है, उससे आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि इतना डिटेल में जो बंदा सोशो कल्चरल इश्यूज को समझ ले, ठीक है, थ्योरीज पूरी पूरी पढ़ ले, सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझ ले, तो वो ये डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, कास्ट सिस्टम, जेंडर, फेमिनिज्म, ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, सोशल कल्चरल इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स, इनको इतना अच्छे तरीके से जो है वो समझ के फिर वो इंग्लिश ऐसे में जो है वो यूज़ में ला सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे डिस्टिंग्विश करती है चीज़, ठीक है। दूसरा, इस्लामिक स्टडीज़ की जानिब आए तो इस्लामिक स्टडीज़ में तो बाकायदा मॉड्यूल्स की जो हेडिंग्स हैं वो एज इट इज़ ओवरलैप कर रही होती हैं सोशोलॉजी के साथ। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यहाँ पे हमारा पूरा एक मॉड्यूल था, और इस्लामिक स्टडीज़ में भी एज इट इज़ पूरा एक मॉड्यूल है इंडिविजुअल और सोसाइटी का। सोशल प्रॉब्लम्स का हमारे यहाँ मॉड्यूल था, फिर सोशल प्रॉब्लम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान एक अलग मॉड्यूल था। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ में आपको जो है वो समाजी मसाइल, जो माशरती मसाइल हैं आपके, उस पर बहुत डिटेल में वैसे भी पढ़ना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कितना ये मतलब हैंड इन हैंड चीज़ें जा रही हैं। फिर ये कि बहुत ज़्यादा सोशल इस्लामिक स्टडीज़ में ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है आपसे कि जो इस्लाम का नॉलेज है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, उनकी आप कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, उन सिस्टम्स की रेलिवेंस और उनका वेस्ट के साथ कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ पेश करें। और ये चीज़ आपकी सोशियोलॉजी के थ्रू बड़ी अच्छी डेवलप हुई होती है, क्योंकि आप इसमें सोसाइटी स्टडी कर रहे हो ना, तो सोसाइटी में जब आप पढ़ते हो तो आप बेबहा सोसाइटीज़ की एग्जांपल्स पढ़ रहे होते हो। आप कोर्स में आप देखोगे पाकिस्तान की मिसालें मिलेंगी, आपको इंडिया की मिलेंगी, आपको यूरोप की मिसालें मिलेंगी, आपको पूरी वेस्टर्न सोसाइटी की मिसालें मिलेंगी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ते हुए। आप इसमें उनके पैटर्न्स ऑफ थ्योरी ऑफ सुसाइड पढ़ रहे होगे, तो आप वो देख रहे होगे कि भाई सुसाइड के पैटर्न्स जो हैं वो कुछ ममालिक में ज़्यादा हैं, कुछ ममालिक में कम क्यों हैं। आप उसमें आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे होगे कि भाई जिन सोसाइटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जो है वो बड़ा जल्दी आ गई, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म जल्दी आ गई, वहाँ पे जो इंसान की हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, फैमिली वगैरह, वो कमज़ोर हुए, फ़र्द की जो है वो आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया, जिससे जो है वो एक आप कह लें कि आइडेंटिटी गैप, आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हुआ। यहाँ सुसाइड के पैटर्न्स वगैरह बढ़े बढ़े मैं आपको जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरीके से इतनी डिटेल में आप चीज़ें पढ़ रहे होते हो। दूसरी तरफ आप फिर वो ये भी पढ़े होते हो कि जो फिर आपस में जुड़ी हुई सोसाइटीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, आप जिमेन शाफ, जिजेल शाफ पढ़ोगे, तो उनमें आप देखोगे कि रूरल सोसाइटीज़ या जो थोड़ा इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह लोगों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा होती है, तो आपस में उनके लिंकेजेस इतने जुड़े हुए होते हैं कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस उस तरह से वजूद में नहीं आता। इंडिविजुअल वैल्यूज़ की निस्बत एक कलेक्टिव और कल्चरल वैल्यूज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, तो उनमें और किस्म के मसाइल होते हैं, इंडिविजुअल वाली सोसाइटी में और किस्म के होते हैं। तो जस्ट एक मैंने मिसाल दी आपको कि इतना डिटेल में आप सोशियोलॉजी में ये चीज़ें स्टडी कर रहे होते हो कि ये वेस्ट के साथ कंपैरिजन और इस्लामिक प्रिंसिपल्स को एक क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल नज़र के साथ देखना, वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है। फिर इस्लामिक स्टडीज़ में आप सिस्टम्स पढ़ोगे, सोशल सिस्टम पढ़ोगे, इकोनॉमिक सिस्टम, सिस्टम ऑफ मोरालिटी, ये सारी चीज़ें भी हमारे बेसिकली जो है ये इस्लाम ने आई। इस्लाम तो एक मतलब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मज़हब है ना, जिसने सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को टच किया है। तो वो आप जब सोशियोलॉजी और सोसाइटी को ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके होगे, तो ये वाले एस्पेक्ट्स इस्लामिक स्टडीज़ के पढ़ना, समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर करंट इन पाकिस्तान अफेयर्स में सोशियोलॉजी का बड़ा किरदार होता है। वो अगेन हमारे करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में लाजमन जो हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप देखें हर साल सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान से रिलेट कर रहे होते हैं। तो सोशियोलॉजी में तो आप ये वाला एंगल जो है ना सिर्फ बहुत पढ़ते हो डिटेल में, बल्कि ग्रास रूट लेवल तक जाके हर सोशल प्रॉब्लम का आपने तज्जिया किया होता है। आराम से आपके एक दो सवाल तो सिर्फ इसी चीज़ से निकल जाते हैं। पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बनाइजेशन, ये ऐसे हैं जो बड़ा आप करंट अफेयर्स के पेपर्स उठा के देख लें, बड़ा रिपीटेडली ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अब आ रहे हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, वोटिंग बिहेवियर्स, ये चीज़ें आप सोशियोलॉजी में पढ़ के, तो जब
करंट अफेयर्स में इनका तजिया करने जाते हो ना, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपका जो एनालिसिस है, आपका जो नॉलेज बेस है, जो आपके पास स्टेटिस्टिक्स और फिगर्स है ना, वो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ और ज़्यादा होंगे। ठीक है। और जेंडर स्टडीज़ तो सोशियोलॉजी की जो है ना, वो ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, मैं तो यही कहूँगा। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे की ही ब्रांचेज हैं। जेंडर स्टडीज़ जो है वो बेसिकली सोशियोलॉजी की ही आप एक स्पेशलिटी सी कह लें। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने टॉपिक्स लिख भी दिए जो एज इट इज़ जेंडर स्टडीज़ में हैं। नेचर वर्सेस नर्चर पर्सपेक्टिव, डिफरेंट जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हम पढ़ते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिज्म और ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, या जितनी थ्योरीज हमने देखी अभी कोर्स में, ये सारी जेंडर स्टडीज़ में भी यूज़ होती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये सारी चीज़ें, ये बड़ा इनकी निकलती कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, क्या इनके पीछे पैटर्न्स हैं, क्या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, इनको कैसे हल करना है, ये चीज़ें बड़ा डिटेल में सोशियोलॉजी से जो है वो जेंडर स्टडीज़ में आपकी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो आगे अगर हम चलें, तो ये तो हो गए हमारे वो सब्जेक्ट्स जिनमें बड़ा इसका सोशियोलॉजी का वो होता है, और ये बिगेस्ट जो है ना वो सोशियोलॉजी की स्ट्रेंथ है, मैं ये कहूँगा। ठीक है। आगे अगर हम फर्दर पॉइंट्स देखें, तो एक और सोशियोलॉजी का जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये कि डजेंट मैटर कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आपने कोई टेक्निकल डिग्री की हुई है, चाहे आपने लॉ पढ़ा हुआ है, चाहे आपका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है, चाहे आपका मैथमेटिक्स में कोई आपने बीए या मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, आपने इवन एमबी कॉम किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, डॉक्टरी की हुई है, सोशियोलॉजी, और ये मैं बड़े वसूख के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कह रहा हूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला जो स्टूडेंट है वो ना सिर्फ बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ सकता है और इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, बल्कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी ले सकता है। ये टेक्निकल नहीं है ना सब्जेक्ट। आप देखें कि चाहे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, चाहे कोई लॉयर है, कोई भी है, सोसाइटी का तो हिस्सा है ना। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उन्हीं में पला बड़ा है ना वो, रिलीजन, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, फैमिली, इसके साथ हर इंसान का वास्ता होता है। सोशल प्रॉब्लम्स हर इंसान जो है वो फेस करता है। ये सारी चीज़ें पीछे हमने पढ़ी हैं, तो जो कोर्स ओवरव्यू में देखी, ये ऐसी हैं जो हम में से हर इंसान की ज़िंदगी में इनके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो हमें ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत आराम से समझ में आते हैं, बड़ा आसानी के साथ हमारा दिमाग इन्हें एब्जॉर्ब करता है। और फिर जो हमारी कोर्स आउटलाइन है सीएसएस के हवाले से, वो भी कोई ऐसी टेक्निकल नहीं है। ये अगले पॉइंट के साथ भी हमारा रिलेट करेगा। ये इतना कंसेप्चुअल नेचर वाला सब्जेक्ट है कि जिस वजह से इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि आप जो है ना, ये इसको अगर सिर्फ सीएसएस के हवाले से ना भी देखें ना, तो इसमें जब आप सोसाइटी की वो चीज़ें इतना डिटेल में एनालाइज कर रहे होते हो, उनकी एग्जांपल्स पढ़ रहे होते हो, इतनी ब्रॉड अक्रॉस डिफरेंट हिस्टोरिकल एराज, अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़, वो पैटर्न समझ रहे होते हो, तो आपका दिमाग ऐसे ही उनके को रिलेट करता है और पिक करता है कि यार दीज वर द क्वेश्चंस जो कि मैं वैसे एक आम इंसान के तौर पे सोच के बड़ा पजल होता था, ये चीज़ें अब मुझे समझ आ रही हैं कि अच्छा ये क्या है। और ये आप सोसाइटी को एक मतलब वो डिफरेंट एंगल से उस नॉलेज बेस के साथ देखना शुरू कर देते हो। तो चूंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ आपने एग्जाम के 9 महीने पढ़ी और उसके बाद वो चैप्टर ख़त्म, टाटा बाय बाय, नहीं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इस वजह से इसकी रिटेंशन और इसमें एक जो प्लेजर और इंजॉय करने का फैक्टर है ना, जो एक चीज़ को पढ़ने का मज़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की एक स्टडी है, हमारी नॉर्मल डेली लाइफ की एक स्टडी है ये सब्जेक्ट। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई इसकी टेक्निकलिटी नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नेचर है, इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना पड़ता, कोई क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती। वंस यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट, यू विल नेवर फॉरगेट देम। ठीक है। और उनकी एग्जाम्पल जब आप एक दफ़ा खुद जरा पढ़ते हो, देखते हो, तो आप फिर नॉर्मल डेली लाइफ से अपनी खुद और एग्जांपल निकालना शुरू कर देते हो कि अच्छा यार ये चीज़ इस तरह है, ये तो मैंने वो पढ़ा था, ये उस हवाले से ऐसे एक्सप्लेन होती है ये चीज़। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक जो है ना वो स्ट्रेंथ है। और चौथा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट ये है कि स्कोरिंग भी है। अगेन वो जो कहा जाता है कि वो मोस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स कह लिए जाएं या ईमान के डिफरेंट दर्जे कह लिए जाएं, उनमें हम तरतीब वाइज चलेंगे ना, तो पहले हमने ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं वो देखी, लेकिन आखिर में आके ये बड़ा एक टची पॉइंट स्टूडेंट्स का होता है जी, हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट चाहिए। पता नहीं स्कोरिंग क्या चीज़ होती है। कोई चीज़ किसी इंसान के हाथ में कोई स्कोर वगैरह की नहीं होती। किसी भी साल कोई भी सब्जेक्ट जो है वो
आसान भी आ सकता है, पेपर मुश्किल भी आ सकता है। आप सिर्फ अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, अपना नॉलेज बेस बेहतर कर सकते हैं और पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स बेहतर बना सकते हैं। डजेंट मैटर कि जिस भी डिफिकल्टी लेवल का है, लेकिन फिर भी अगर हम एक जनरल पैटर्न देखें, क्योंकि ले दे के तो पेपर सेट करने वाले, पेपर अटेम्प्ट करने वाले और पेपर चेक करने वाले हैं तो सारे इंसान ही ना। तो इंसान जहाँ पे भी हैं उनके कुछ ना कुछ पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम पेपर अटेम्प्टिंग या पेपर सेटिंग का भी जो पैटर्न वगैरह देखें पिछले कई सालों का, तो उसमें ये कंसिस्टेंटली जो है एक अच्छा स्कोर अबव एवरेज 60 तक जो है वो देता है। अच्छी तैयारी करके आप इसमें 70 प्लस भी आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये भी एक, चलो एक प्लस पॉइंट साथ एक टिक हो गया बकेट लिस्ट का कि जी नहीं, इसका कोई स्कोर का भी कोई मसला नहीं है। ये कोई ऐसा वो नहीं है जो कंसिस्टेंटली जिसका कोई डिफिकल्ट पेपर आ रहा हो या कंसिस्टेंटली जो है वो कम स्कोर दे रहा हो, वो चीज़ भी इसमें नहीं है। अच्छा स्कोर ये एक ऑन एवरेज हर साल देता है। और फाइनली ये कि इसकी वजह से ये तो अगेन वो पिछले वाले पॉइंट्स का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है कि आपकी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं सोसाइटी के, उन पे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड ओपिनियन बना देता है, जो आपको नॉर्मल ना सिर्फ डेली लाइफ में बल्कि सीएसएस के बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी में जो है बहुत ज़्यादा वो कारआमद आपके लिए वो चीज़ साबित होती है। ये स्किल जो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो सोशियोलॉजी इज़ अ मस्ट ठीक है। मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था इसका टेक्निकल। मैं आई एम एन इंजीनियर। अपनी डिग्री के लिहाज से देखा जाए तो यूईटी की, तो बाकी लेकिन मेरा अपने वैसे इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिबेट्स में करता था, उनकी तरफ ज़्यादा थे। लेकिन सोशियोलॉजी ये पढ़ के मेरे लिए कोई इसमें दो राय थी नहीं कि ये, मुझे सिलेबस पढ़ के इतना मज़े का सब्जेक्ट लग गया था। फिर वो डिबेट्स वगैरह की हुई थी, वैसे थोड़ा बहुत इन इश्यूज पे बातचीत करते रहते थे, ठीक है। तो ये इनको इन डेप्थ स्टडी करने की भी ना एक वो अंदर से एक वो क्यूरियोसिटी थी, एक वो अर्ज थी। तो मुझे पता था कि ये ना सिर्फ पढ़ते हुए मुझे मज़ा आएगा, मैं इंजॉय करूंगा, बल्कि इंशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ इस पर अच्छा स्कोर भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैंने इसको ऑप्ट किया। ये वही जो स्कॉलरशिप वाली बात मैं कर रहा था कि ऑल अटेंडीज़ के लिए जो है वो 50% स्कॉलरशिप एक तो सबके लिए है, सॉरी ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि जितने अटेंडीज़ हैं सब्जेक्ट के सबके लिए वो स्कॉलरशिप है। तरीक़ेकार नियर पीयर टीम आपको बता देंगी, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसमें इनरोल करने का। बाकी गिफ्ट्स अलग हैं जो इसके अलावा जो है वो टीम आपके साथ शेयर करेगी ना, जो सेशन के एंड पे होंगे, जो हम रैंडम एक कैलकुलेटर लगा के जितने अटेंडीज़ हैं जो गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके साथ वो हम गिफ्ट्स भी वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये तो सोशियोलॉजी के हवाले से चीज़ें हो गई। मैं थोड़ा ज़रा आपका ना अब ये क्वेश्चंस वगैरह यूट्यूब पे अगर आपके आ रहे हैं तो वो थोड़ा देख लेता हूँ सोशियोलॉजी के हवाले से, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आंसर करूँ। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी जो क्वेश्चंस हैं, जीपीपी के क्वेश्चंस हैं वो तो अभी हम आगे जाएंगे, ठीक है। जीपीपी के हवाले से अभी आज ही जो है वो हम डिस्कस करते हैं। 2025 का पेपर भी डिस्कस करेंगे। बाय द वे हमने सोशियोलॉजी का भी जो है वो अभी 2025 का पेपर डिस्कस थोड़ा करना है, और डिस्कस करने के आप देख लेंगे कोई ख़ास इसमें चीज़ें नहीं होंगी, सारी वही चीज़ें कोर्स वाली। हम आगे जाएंगे, ठीक है। जीपीपी के हवाले से अभी आज ही जो है वो हम डिस्कस करते हैं। स्कोरिंग वाला भी मैंने चीज़ आंसर कर दी। जीपीपी का पूछ रहे हैं, जीपीपी के जी अभी सोशियोलॉजी के फ़ौरन बाद है, तो कोई ख़ास सोशियोलॉजी के हवाले से जो है वो मुझे कोई क्वेश्चन अभी तक कोई चैट में मिला नहीं है। अगर आपके सोशियोलॉजी स्पेसिफिक कोई था तो बुक्स जो है वो तो आप देखें इसमें है ना, मैंने आपको बता दिया कि सोर्सेज सब अवेलेबल हैं।
वो तो जब आप करते हैं ज्वाइन तो इसमें सारा बुक्स भी हमने बताई हुई हैं, रिसर्च पेपर्स भी बताए हुए हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स भी बताई हुई हैं, वीडियोस कौन कौन सी देखनी चाहिए वो भी बताया हुआ है, आर्टिकल्स कौन कौन से पढ़ने चाहिए वो भी बताया हुआ है, ठीक है। और लाइव सेशंस में तो हमारी फिर आपस में इंटरेक्शन चल ही रही होती है, तो सोर्सेज के बारे में तो आप बेफिक्र हो जाएं। सबसे बड़ा सोर्सेज तो हमारी ये वीडियोज़ हैं। सोशियोलॉजी का अगर हम 2025 का पास पेपर देखें ना जी, इसमें कोई डिस्कशन करने लायक चीज़ है ही नहीं, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें जो अभी हम पूरी सिलेबस ओवरव्यू देख के आए हैं और अभी जो हमने उसके बाद अपने मॉड्यूल जो कोर्स के देखे हैं, मुझे आप बता दीजिएगा कोई एक ऐसी चीज़ इस पेपर में आई हो जो कि कोर्स में कवर ना हो। नंबर वन, सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के जो है वो उसके स्टेप्स वगैरह, फिर उसका फंक्शन सोशल कंट्रोल का क्या होता है इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, सारे का सारा पूरा एक पूरा मॉड्यूल ही सोशल कंट्रोल का है, वो कवर्ड है। सोशो कल्चरल चेंज जो है दूसरा सवाल, और इसके वो इनहिबिटर्स और इम्पेडिमेंट्स, इन बाय नेम मैंने आपको बताया था कि इनहिबिटर्स पे अलग बात है कि उसके वो एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं और इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो वो ये इम्पेडिमेंट्स इनहिबिटर्स को ही कहते हैं, वो पूरा चीज़ कवर्ड है। रूरल अर्बन माइग्रेशन का मैंने आपको बताया, सोशल प्रॉब्लम में इतना डिटेल में किया हुआ, और इवन बाय नेम ये पुश एंड पुल फैक्टर्स लिख के, वो बाज़ दफ़ा चले नहीं भी होता, वो वर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन 2025 का तो इतना हलवा पेपर था ना कि एज इट इज़ जो हमने हेडिंग्स पूरी कवर की हुई हैं कोर्स में, पूरा जो सिलेबस में दी हुई हैं वो एज इट इज़ उस तरीके से जो है वो क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। पाकिस्तानी फैमिली की डिटेल में हमने केस स्टडी देखी, रिलीजन वाली और फैमिली वाली मैंने आपको दिखाया था, और ये फैमिली से वही पूरा जो है क्वेश्चन आया हुआ है। अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, अगेन उससे साथ रिलेटेड ही, अगेन अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताना है जी, क्यों ये दिन ब दिन बढ़ रही है और इससे मसाइल क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, पॉजिटिव सारे आउटकम, नेगेटिव आउटकम, आपको दिखा भी दूँ ये पीछे सारे अभी हम पढ़ देख के आए, ये देखें। रूरल अर्बन माइग्रेशन अर्बनाइजेशन की रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ही हैं, तो इनके पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, नेगेटिव आउटकम्स क्या हैं, पॉलिसी सोल्यूशंस क्या हैं, ये सारे उसी तरह कवर्ड हैं। सोशियोलॉजिकल मॉडल डेवलप बाय टालकोट पार्सन्स, ये फंक्शनलिज्म का जो मैं आपको बता रहा था ना, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, फंक्शनलिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, तो ये वो फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, वो टालकोट पार्सन्स ने डेवलप किया हुआ था, आपको कोर्स में मिल भी जाएगा, तो उसी के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके इन्स आउट्स, प्रोज कॉन्स, उसका क्रिटिकल एनालिसिस, वो सारा इसमें लिखना है। और आखिरी जो है वो एक तो रिसर्च का सवाल है जो कि डिटेल में कवर है, और डिवियंस एंड वाइट कॉलर क्राइम, जो कि हमने बहुत डिटेल में थ्योरी ऑफ डिवियंस जो यहाँ मैंने आपको दिखाई थी ना, उसमें बहुत डिटेल में किया हुआ है कवर। ये प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ आप देख रहे हैं, इसमें डिवियंस एंड क्राइम्स का जो सब्जेक्ट है पूरा एक मॉड्यूल है, तो इसमें थ्योरीज ऑफ डिवियंस, डिवियंस की भी मल्टीपल थ्योरीज हैं, वो सारी डिटेल में जो है वो हमने कवर की हुई हैं। तो 2025 का पेपर तो मतलब ऐसा था कि जो देख के आप कहो कि यार ये तो इससे आसान पेपर नहीं आ सकता, ठीक है। गवर्नेंस पे अभी हम जाते हैं, उसका थोड़ा डिफिकल्ट था, डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये कि एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न, तो आई थिंक वी आर डन। हम एक मैं आपको एक टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊंगा आज, अगर वो कोर्स के एंड में पढ़ा दूंगा, ये जीपीपी का भी डिस्कस करके, ताकि क्योंकि एक आपको वैसे इंस्ट्रक्टर के टीचिंग स्टाइल का आइडिया हो जाए ना, ठीक है, कि कैसे पढ़ाते हैं, कितनी डेप्थ में हमने चीज़ें कोर्स में कवर की हुई हैं, कैसे एग्जांपल्स हम देते हैं, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले हम जीपीपी का भी यही सारी चीज़ें देख लें, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन फिर मैं आपको एक पूरा एक टॉपिक जो है वो देख लेते हैं अभी कौन सा, लेकिन वो डिटेल में जो जैसे मैंने कोर्स में पढ़ाया हुआ है उस तरीके से आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा सोशियोलॉजी का यहाँ पे डन हुआ। क्वेश्चन आप लोगों ने कोई काम का यूट्यूब पे नहीं पूछा हुआ, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक, और फिर हम यहीं इसी लाइव सेशन में हम जीपीपी का भी इसी तरीके से आगाज़ कर देंगे। कोशिश करेंगे आधे घंटे में वो भी कवर करें सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद अगला जो हमारे 15-20 मिनट 25 मिनट है उसमें पूरा एक मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, ठीक है जी। तो 5 मिनट के बाद हम रिज्यूम करते हैं सेशन ना अपना, इंशाल्लाह। चलिए भी यहीं से फिलहाल कर लेते
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो सोशियोलॉजी का हम कवर कर चुके हैं और हम अपना गवर्नेंस का जो है ना उसका स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी सेशन की अवेलेबल होगी। आपके काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे मैं देख रहा था जो ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूँ ये इस ओरिएंटेशन के दौरान ना सोशियोलॉजी के। तो आप वो बाद में लाइव वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो देख सकते हैं, उसमें आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, गवर्नेंस की तरफ आते हैं जी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, सबसे पहले इसका अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें गवर्नेंस की डेफिनेशन, गुड गवर्नेंस क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड गवर्नेंस के, ठीक है, और उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स वगैरह क्या हैं, उन पे जो है वो बात की गई है। फिर गवर्नेंस की डिफरेंट थ्योरीज हैं, कम्युनिटेरियनिज्म, लिबर्टेरियन सोशलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, रैशनल चॉइस थ्योरी एक्सेट्रा। आगे फिर जी पब्लिक पॉलिसी का पूरा एक मॉड्यूल है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रोल होता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस का हमने बताना है, एनईसी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, फेडरल कैबिनेट, उनकी एग्जेक्टिव कमेटीज एनईसी की, ठीक है, पीएम सेक्रेटरी, प्लानिंग कमीशन, डिवीजन्स जो डिफरेंट हैं, फाइनेंस डिवीजन, कैबिनेट डिवीजन, फेडरल मिनिस्ट्रीज वगैरह। तो फेडरल लेवल पे कैसे पॉलिसी मेकिंग होती है, ये सारे इदारे उस पर कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का फिर आगे मॉड्यूल है, जिसमें जनरल अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स, इंतज़ामी अकाउंटेबिलिटी, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, लीगल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये सारी प्राइवेट वर्सेस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इन पे बात की गई है। और नेशनल स्ट्रेटजीज अगेंस्ट करप्शन और उसकी रिमीडियल मेजर्स पे बात की गई है। ब्यूरोक्रेसी का फिर आगे मॉड्यूल है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का हमने कॉन्सेप्ट हिस्ट्री पूरी बतानी है। फिर डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी की भी थ्योरीज हैं, वेबर की है, मार्क्स की है, जॉन स्टुअर्ट मिल की है, वुडरो विल्सन की है। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के रोल पे एक पूरा फिर एक चैप्टर है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कोड ऑफ एथिक्स की फिर आगे बात है। फिर पॉलिसी मेकिंग का फॉर्मुलेशन, कैसे पॉलिसी बनती है, उसके साइकिल्स क्या होता है पूरा पॉलिसी बनने का, कैसे वो स्टार्ट आइडिया कंसीव होने से लेकर इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक और इवेल्युएशन तक जाती है, पूरा वो साइकिल की डिस्कशन है। पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिसी इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, इस पे बात है, ठीक है। फेडरलिज्म का एक पूरा मॉड्यूल है फिर, जिसमें फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ केरला, इंडिया की एक स्टेट है, उसकी केस स्टडी हमने पढ़नी है। सिटीजन्स का गवर्नेंस में क्या रोल है, और गुड गवर्नेंस इन इस्लाम जो है वो किन प्रिंसिपल्स पे है, इस पे बात है, ठीक है। तो अगर मैं सिलेबस को एक नज़र देखूँ ना, तो सोशियोलॉजी की निस्बत थोड़ा सा इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि थोड़ा सा एक तो लेंथी है सोशियोलॉजी की निस्बत, ठीक है, मतलब कंटेंट वाइज, पेजेस वाइज तो शायद उतना ही है, कंटेंट वाइज ठीक है, इसमें थ्योरियाँ और वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हैं। और एक और डिफरेंस जो सोशियोलॉजी के साथ मुझे इसका थोड़ा सा नज़र आता है, वो ये कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, जो कि एक मेरे ख्याल में अच्छी बात है। कैसे है वो हम आगे भी डिस्कस भी करते हैं कि वाई यू शुड ऑफ जीपीपी, उसमें बात हो जाएगी। लेकिन इसमें आपका वो थ्योरी के साथ साथ आप देखें कि प्रैक्टिकल जो पोर्शन एक ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट किया जाता है चीज़ों का पता होना, खासतौर पर पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से कि हमारा पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे ऑपरेट करता है, और इस चीज़ के कंपैरिजंस इवन डिफरेंट ममालिक के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के साथ बाकायदा पूरी, इसमें हमारी वो है क्या कहते हैं, इंडिया की केस स्टडी है केरला की लोकल गवर्नमेंट के मॉडल के हवाले से। तो इस तरह का मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो इसमें जो है हमें थ्योरी के साथ साथ नज़र आता है, ठीक है। और या तो बाकी आगे चीज़ें अभी हम देखते हैं कि ये वाली चीज़ें हमने कोर्स में कैसे कवर की हुई हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह मैंने बताया कि गवर्नेंस का सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंथी है सोशियोलॉजी के निस्बत, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मैं नहीं बताता, लेकिन ये कि जितना ही कोर्स वो सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, उतना ही आपको पूरा इसमें इंसाफ नज़र आएगा इंस्ट्रक्टर की जानिब से, मेरी जानिब से, कि भाई वो चीज़ें सारी कवर कराने और पढ़ाने में भी पूरा जो है ना वो मेहनत फिर की गई है। मैंने इसकी ना वीडियोस की सारी वो मिनट्स काउंट किए थे, ऑटो पे भी हो जाते हैं वो तो, लेकिन ये अगर मैं इनके वीडियो रन टाइम के हिसाब से देखूँ ना,
तो ये शायद गवर्नेंस जो है वो बाकी तमाम सब्जेक्ट की निस्बत इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट है, इसका वीडियो रन टाइम सबसे ज़्यादा है। मतलब वो कंपैरिजन टर्म में बात करो, वैसे तो अगर आप 1 मिनट में वो वीडियो यूँ चलाएं तो वो तो 2 दिन में सारी वीडियो शायद चल जाएंगी, कुछ घंटों का ही दायरा होता है ना, 36 घंटे 40 घंटे कितना है। लेकिन ये कि उसका कहने का मकसद ये है कि आपको कोर्स की लेंथ से भी अंदाज़ा हो रहा है, जो नियर पेयर का कोर्स है, कि भाई पूरी कोशिश की गई है हत्ता इम्कान जितनी ह्यूमनली पॉसिबल है कि कोई भी चीज़ सिलेबस की जो है ना वो रह ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें मिलेगी कि इंशाल्लाह कोई भी ऐसा सिलेबस की हद तक आप देखें को आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो सिलेबस में लिखी है और कोर्स में कवर नहीं है। ठीक है, अब वो उसमें आगे हम जाते हैं कि ये ऐसा कुछ सब्जेक्ट्स में हर साल होता रहता है, गवर्नेंस में भी हुआ है थोड़ा सा इस साल, और भी सब्जेक्ट्स में होता है, गवर्नेंस स्पेसिफिक नहीं है, कि बाज़ दफ़ा वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ भी कोई ऐसी पूछ लेता है जो बंदा कहता है कि यार इस सिलेबस में तो थी नहीं, ये कैसे आ गई। लेकिन ये कि ये चीज़ अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि ये हर सब्जेक्ट के साथ एक तो पैटर्न हो जाती होती है, दूसरा वो जो टेक्निक्स है ना, नॉलेज बेस तो आपका बंदा नहीं छीन सकता, कोई भी छीन नहीं सकता ना, कि उस नॉलेज बेस से और आपने जो पेपर टेंट्यून टेक्निक्स की स्किल सीखी है उससे आप कैसे इस तरह के अगर सिनेरियोज भी आ जाए तो उसमें से अच्छे तरीके से कैसे आप सेल थ्रू कर सकते हो, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे वो मॉड्यूल्स हैं जो इस कोर्स में कवर्ड हैं, सारे के सारे आप देख सकते हैं कि सिलेबस से ड्राइव्ड है और सिलेबस को इंटायरली ये जो है वो कवर कर रहे हैं। हर मॉड्यूल को ज़रा डिटेल में भी देखते हैं। गवर्नेंस का मॉड्यूल है जी, इसमें हम डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है कोर्स में कि गवर्नेंस क्या है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाए इसको, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वर्ल्ड बैंक IMF वगैरह का इसमें क्या रोल है, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में कैसे होती है, एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ग्लोबल गवर्नेंस जो है उसका क्या किरदार है, पाकिस्तान में गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं, और फिर इस हवाले से सारे जो स्टेटिस्टिक्स और इंडिकेटर्स हैं वो भी तफसीलन हर एक उस पर सब मॉड्यूल में बताए हुए हैं। मॉड्यूल 2 हमारा गवर्नेंस थ्योरीज का है, जितनी थ्योरीज आपको सिलेबस में लिखी हुई मिल रही हैं सारी की सारी गवर्नेंस थ्योरीज इसमें कवर्ड है, हमारे कोर्स में सब कवर्ड है। ठीक है, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी का था, तो ये अकाउंटेबिलिटी भी कवर्ड है जी, वो करप्शन से लड़ने की सारी स्ट्रेटजीज, टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एग्जिट वॉइस मॉडल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो उसमें लिखा था कोर्स पे वो सारा कवर्ड है। मॉड्यूल 4 के पाकिस्तान में मल्टी लेवल गवर्नेंस, वो जो सारा हम वो देख रहे थे ना अभी, डिफरेंट चीज़ें कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट का हमने देखा, प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, चैलेंजेस क्या होते हैं, इंडिया की वो केरला की जो स्टेट है डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल उसका क्या है, पूरी केस स्टडी बताई हुई है अलहदा। पाकिस्तान में फेडरलिज्म जो है वो कैसी है, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, पोस्ट 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है और गवर्नेंस के क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब कवर्ड है जी। 5वां मॉड्यूल हमारा ब्यूरोक्रेसी का, सारी चीज़ें कि हिस्ट्री क्या है ब्यूरोक्रेसी की, पाकिस्तान में क्या हिस्ट्री है, ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी का क्या ताल्लुक होता है, ब्यूरोक्रेसी का पॉलिसी मेकिंग के साथ क्या ताल्लुक होता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच का और ब्यूरोक्रेसी का क्या ताल्लुक होता है, ये सारी चीज़ें कवर्ड है। थ्योरीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो वो जो हमने अभी सिलेबस में देखी कि मैक्स वेबर की, जॉन स्टुअर्ट मिल की, वुडरो विल्सन की, ये तीनों थ्योरीज सिलेबस वाली सारी कवर्ड है। पब्लिक पॉलिसी का जी मॉड्यूल शुरू हो जाता है जी, इंट्रोडक्शन पब्लिक पॉलिसी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, पॉलिसी साइकिल, वो जो हम पूरा देख रहे थे प्रोसेस पूरा कंसीव से होकर लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एवेल्यूशन तक कैसे पहुंचती है वो सारा है। और इसका एक गार्बन केज मॉडल है पब्लिक पॉलिसी को समझने का, अंडरस्टैंड करने का, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और इसमें ना आप देखें कि काफ़ी चीज़ें ऐसी कि मैंने आपको बताया ना कि एक हमेशा कोर्स हमारा एक इवॉल्विंग उसमें रहता है प्रोसेस में, तो काफ़ी ये जो चीज़ें आपको भी इसमें नज़र आ रही हैं ना, ये शायद जब ये कोर्स पहली दफ़ा 2021 में आया तब नहीं थी, लेकिन इसमें हर साल इतनी अपडेट्स होती रहती हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि CSS के बदलते हुए पैटर्न्स हैं, एग्ज़ाम के बदलते हुए पैटर्न्स हैं, पेपर की बदलती हुई नेचर है, या नई कोई चीज़ें अगर आ रही हैं तो उसके साथ मुकम्मल इसको अपडेटेड रखें, हम आहंग रखें, ताकि कोई भी कोर्स के हवाले से कोई ऐसी चीज़ ना हो कि स्टूडेंट को लगे कि यार ये ना कोई नई आ गई है और ये मैं इससे पीछे रह गया हूँ। ठीक है, मतलब ये मिसाल तौर पे जो गार्बेज केन मॉडल है, केन मॉडल, ये एक उसमें आ गया था एक दफ़ा, अब सिलेबस में नहीं लिखा हुआ ये पब्लिक पॉलिसी के, आप अभी सिलेबस में पीछे जाएं तो आप देखिए यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, ये है पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन,
तो आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी कोई ये नहीं लिखा हुआ कि जी ये मॉडल भी स्पेसिफिकली पढ़ना है। अब उसके तो 1000 मॉडल होंगे ना, लेकिन बहरहाल हमने अपना क्राइटेरिया ये बनाया हुआ है कि जी ठीक है, एक दफ़ा हमने सारा कोर्स आपको कवर कराया, फिर भी अगर कोई चीज़ एग्जाम में नहीं पूछ लेता एग्जामिनर, तो हम अपने पास पेपर सोल्यूशन का जो हमारा कवर वाला मॉड्यूल है उसके थ्रू भी, या इवन नई वीडियो रिकॉर्ड करने उसके थ्रू भी हम वो चीज़ कवर करा देते हैं। वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कवर कराऊं, ताकि एक दफ़ा अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स आ गई है और एग्जाम में अगर वो आ गई एक दफ़ा, तो इसका मतलब वो सिलेबस का पार्ट बन गई है। एक दफ़ा किसी पास पेपर में आ गई तो वो चाहे सिलेबस में लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, वो सिलेबस का पार्ट बन गई। अब इंस्ट्रक्टर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता कि अभी भी वो कहे जी कि नहीं चलो एक दफ़ा एग्जाम में आ गई थी, सिलेबस में तो नहीं लिखी हुई, तो अगली दफ़ा नहीं आएगी। नहीं, अगली दफ़ा वो फिर भी आ सकती है। तो अब इंस्ट्रक्टर का फ़र्ज़ है कि उसको कवर कराए। तो ये हम उस तरह की चीज़ें भी सारी फिर कवर कराता हूँ मैं। गार्बेज केन मॉडल के इस तरह मैंने आपको बताया। प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस जितने हम सारे अभी देख रहे थे, पीएम सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट, डिवीजन्स, प्लानिंग कमीशन, पीएसडीपी प्रोजेक्ट्स, ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन सारों का स्ट्रक्चर, रोल, किस फोरम का क्या किरदार है, कहाँ क्या पॉलिसी अप्रूव होती है, कैसे वो ट्रिकल डाउन करती है, कैसे डिसीजन लिया जाता है, सब चीज़ें कवर्ड है। पॉलिसी एनालिसिस एंड डिज़ाइन का मॉड्यूल है जी, ये मुकम्मल कवर्ड है। इसमें भी आप देखें जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और डिसीजन ट्री एनालिसिस है, ये कोर्स में नहीं थे, एक पेपर में आ गए थे, मैंने कवर करा दिए फौरन कि भाई अगली दफ़ा कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। पास पेपर सोल्यूशंस पिछले 4 साल के तफसीली अवेलेबल हैं, इस साल का भी जो है वो आ जाएगा। तो ये सारे हमारा पास पेपर मॉड्यूल जो है ये भी हैंड इन हैंड जो है वो चलता है। सोर्सेज ऑफ प्रेपरेशन जीपीपी के भी वही हैं जो सोशियोलॉजी के थे। सबसे बड़ा सोर्स आपने देख लिया कि कितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। जीपीपी के हवाले से एक लोग चैलेंज ये फेस करते हैं, और ये हकीकत है कि इसकी कोई एक किताब नहीं है जहाँ से आप कहें जी कि मैं ये एक किताब पढ़ लूँ, मेरा सीएसएस के हवाले से इस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी। नहीं, इसमें स्कैटर्ड नॉलेज है, ठीक है, बिखरा हुआ नॉलेज है। एक चीज़ या एक टॉपिक आपको किसी एक बुक में अच्छा मिल जाएगा, दूसरा किसी भी बुक में अच्छा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, केस स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से निकलेगा। तो इस मेरे ख्याल में कोर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है कि वो सारी मेहनत जो आपने करनी थी एक न्यूबी ने, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, हमने तो इतना डिटेल में बल्कि इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया हुआ है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा। हमारा कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम सिविल सर्विसेज एकेडमी में, उसमें इसके 2 सब्जेक्ट्स थे डिटेल में। ठीक है, 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट्स खाली गवर्नेंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थे। ठीक है, तो आई टॉप्ड इन सीटीपी एज वेल। और फिर आगे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पीएस वालों की हमारी होती है, उधर भी इसके ज़्यादा डिटेल में थे, क्योंकि ये तो आपको भी कोर्स आउटलाइन देख के भी अंदाजा हो गया होगा कि ये प्योर एक ब्यूरोक्रेट का कोर्स है, जो एक ब्यूरोक्रेसी वाला एक पूरा एक जो माइंडसेट है, या एक जो आप एक पब्लिक सर्विस में आ रहे हो और एक ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि उसको ये सारी चीज़ें पता हो और ये आना चाहिए उसको, उसने इन्हीं चीज़ों में काम करना है, उसका ये प्रॉपर कोर्स है। तो हमें तो ये पीएस एकेडमी में जो है वो बड़ा तफसीलन डीएमजी कैंपस में जो है ये पढ़ाया जाता था। इसके 3 शायद कोर्स थे, तो वहाँ पे भी हम वो सारे पास कर चुके हैं, ना सिर्फ एकेडमी में बल्कि उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एफपीओई, फाइनल पासिंग आउट एग्जाम, जो बिल्कुल सीएसएस की तर्ज का एक एग्जाम होता है, उसी तरीके से बिल्कुल लिया जाता है। एफपीएससी में जाके देते हैं, 100 नंबर के होते हैं, और उसी तरीके से इसके पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सीएसएस वाला होता है। ये मैंडेटरी होता है पास करना, अदरवाइज आप वो परमानेंट ही नहीं होते। 3 चांस इसके होते हैं जस्ट लाइक सीएसएस, वो ना दे सको तो रूल्स ये कहते हैं जी कि आप सर्विस से आउट हो। तो वो वाले एग्जाम तक हम ये 3 एग्जाम्स तक सीटीपी, एसटीपी और एफपीओई में भी ये चीज़ इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं कि उसके बाद पाकिस्तान सेंटर की कोर्स है ना, आपने देखा काफ़ी कि पाकिस्तान सेंटर की इतनी चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं, इतना हमारे पास मटेरियल आ चुके हैं, इतना हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि वो चीज़ें मैंने रिफ्लेक्ट की हैं कि वो सारी इस कोर्स में रिफ्लेक्ट हो रही हों, ताकि आपको फिर इधर उधर एक किताब के पीछे दूसरी रिपोर्ट के पीछे ये वो ना भागना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो, बल्कि जो मेहनत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वही आप तक पास ऑन कर दूँ। ठीक है, तो इन लेक्चर्स आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं। इसमें आपको वो सारे उन आर्टिकल्स के, वीडियोस के, पेपर्स के, रिपोर्ट्स वगैरह के, या कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग के अगर कोई बुक्स वगैरह हैं उनके रेफरेंसेस, सोर्सेज भी मिल जाएंगे। लेकिन ले दे के फिर आपके पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके लेक्चर्स ही रहेंगे, और उसमें फिर हम हमारी ज़ाहिर है मंथली इंटरेक्शन होती रहेगी लाइव सेशन के थ्रू। ठीक है,
तो उसमें हम जो है वो इंशाल्लाह वो में मिलते भी रहेंगे। कोर्स के हवाले से आपके क्वेश्चन पिछला पूरा साल हम लाइव सेशंस करते रहे हैं। जीपीपी के मैंने 6-7 लाइव सेशन पिछले साल किए हैं। उनमें लोगों के जो सवाल होते हैं कोर्स के हवाले से, कोई नई चीज़ आ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ है, तो वो हम कांस्टेंट चूँकि इन टच भी रहते हैं, तो वो एक हमारा साथ जो है वो पूरा टुवर्ड्स द एंड ऑफ एग्जाम तक पूरा चलता है। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का अगेन जिस तरह सोशियोलॉजी का मॉड्यूल था, इसमें भी है कि भाई सवाल समझना कैसे है, आंसर कैसे फॉर्मेट करना है, अपने सवाल को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, अपनी एनालिटिकल स्किल्स इसमें कैसे रिफ्लेक्ट करनी है, अपना नॉलेज अप्लाई कैसे करना है, अपना ओपिनियन कैसे रिफ्लेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगेन अब आ जाते हैं जी के वाई ऑफ जीपीपी। जिस तरह सोशियोलॉजी का हमने देखा था, तो इसका भी देख लेते हैं ज़रा। पानी ख़त्म हो गया तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ ज़रा। तो सबसे पहली बात जो हमने वही सोशियोलॉजी के हवाले से देखी थी, वही इधर भी लगती है कि आपने सबसे पहला क्राइटेरिया, चाहे आप जीपीपी रख रहे हैं, सोशियोलॉजी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, सबसे पहला क्राइटेरिया आपने ये देखना है कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि अगेन ये एक लिमिटेड टाइम की आपकी प्रेपरेशन है। आप इस पे थीसिस या कोई पीएचडी नहीं, पेपर नहीं लिख रहे, आपने स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। आपने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, स्कोरिंग मतलब आप एक स्कोर टारगेट होना चाहिए, प्लस ये कि आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे हो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसमें ये वाली चीज़ कि अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स नहीं होंगे और आप ऐसे सब्जेक्ट्स उठाओगे जो बिल्कुल जिनका और किसी सब्जेक्ट में कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये एक स्मार्ट अप्रोच नहीं है। उस सब्जेक्ट की आइसोलेशन में तैयारी हो रही होगी जो बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। दैट वुड रिक्वायर मोर टाइम, ठीक है, दैट वुड रिक्वायर मोर एफर्ट ऑन योर पार्ट टू बिल्ड योर नॉलेज बेस, ठीक है, और इससे आपका ना एक आप ड्रेन भी ज़्यादा होगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़रा कम होगा। तो ये सब्जेक्ट जीपीपी जो है, ये तो आपने अभी देख भी लिया, इतना पाकिस्तान सेंट्रिक है और इतनी चीज़ें इसमें। इंग्लिश ऐसे के देखे, मैंने आपको बताया था कि उसमें थीम वाइज आते होते हैं उसके टॉपिक्स जो हैं, हमेशा लाजमन जो है वो इनमें से 2-3 थीम्स ऐसे होते हैं जो आराम से जीपीपी जिसने पढ़ा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिक्स का टॉपिक है, डेमोक्रेसी का है, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस का है, गवर्नेंस का है, रूल ऑफ लॉ का है, करप्शन का है, नेशनल इंटीग्रेशन का है, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का है, लोकल गवर्नमेंट का है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का है, फेडरलिज्म का है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको पूरी कोर्स में पीछे दिखा के आ रहा हूँ कि सिलेबस में भी हैं और कोर्स में भी कवर्ड है। और आप ज़रा उठा के देखें पिछले 10 साल के इंग्लिश ऐसे कितने ज़्यादा इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स उधर मिलेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने ये चीज़ें इतनी डिटेल में पढ़ी हुई हैं, इतनी डिटेल में समझी हुई हैं, तो उसका नॉलेज और पेपर डिफरेंट तो फिर होगा ना बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। इस्लामिक स्टडीज़ में आ जाएं, गुड गवर्नेंस इन इस्लाम, पूरा एक मॉड्यूल है गवर्नेंस के हमारे सब्जेक्ट का। इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम एक इस्लामिक स्टडीज़ का टॉपिक है, रूल ऑफ लॉ इस्लामिक स्टडीज़ का टॉपिक है, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, सिविल सर्विस के इवन करेक्टरिस्टिक्स, ये इस्लामिक स्टडीज़ में टॉपिक आया हुआ है। ये पूरे इस्लामिक स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं, सारे के सारे गवर्नेंस से निकलते हैं, इस सब्जेक्ट से निकलते हैं। जिसने पढ़े हैं वो सारे वो आराम से जो है वो वहाँ पर लिख सकता है। करंट पाकिस्तान अफेयर्स में तो बहुत ज़्यादा, ये तो पूरा पाकिस्तान सेंट्रिक पूरा एक कोर्स है। आप पाकिस्तान का इसमें आप देखिए पूरा, आप पाकिस्तान का आइन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं आप इस सब्जेक्ट में, लोकल गवर्नमेंट आपने सारे समझ लिए, फेडरेशन के इशूज समझ लिए, जुडिशरी का रोल आपने पूरा समझ लिया, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी समझ लिया, पूरी ब्यूरोक्रेसी आपने, उसका हर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के साथ क्या रोल है वो पढ़ लिया आपने, 18th अमेंडमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसके चैलेंजेस इशूज पढ़ लिए। तो ये तो इतना ज़्यादा इनका करंट और पाकिस्तान अफेयर में रोल है कि मैं एम्फेसाइज ज़्यादा नहीं कर सकता। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रखते हैं, तो ये तो भाई जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह सब्जेक्ट है, वो तो अगर ये सब्जेक्ट ना रखे गवर्नेंस साथ तो बेवकूफ़ी करेगा, ठीक है। और भी ठीक है ऑप्शंस हो सकती हैं, अगेन और फैक्टर्स भी आते हैं। मैंने बताया ना कि आपका जो आप जिसमें सब्जेक्ट में आप बड़ा मज़ा आपको ज़्यादा पढ़ने में आ रहा है, जिसमें आपका बैकग्राउंड पहले से बहुत अच्छा ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है, इन दैट केस हो सकता है किसी ने यूएस हिस्ट्री इतनी डिटेल में पढ़ी हुई है, वो कहता है यार मुझे यूएस हिस्ट्री में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं वो रख रहा हूँ, ठीक है, या क्रिमिनोलॉजी वगैरह कर रहा हूँ। लेकिन
अदरवाइज एक कॉमन सेंस ये डिक्टेट करती है कि भाई पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिनके हैं उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव का रोल, जुडिशरी का रोल, लेजिस्लेचर का रोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा टॉपिक, फिर ये सारे फंक्शनिंग ऑफ स्टेट ऑफिसेज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नेंस, हमारे सारे डिवीजन्स, डिपार्टमेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये गवर्नेंस के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है पॉलिटिकल साइंस के साथ भी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ भी। तो ये वाला सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ कंपलसरी बल्कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट जो है वो कर रहा है। फिर इसका एक मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है ये डी नंबर का, ये मैं बताता हूँ, मैंने कहा था ना पहले कि आप इसमें आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का टच भी मिलता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगेन वो कोई इतना टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। मतलब ये वाली चीज़ें समझने के लिए आपकी को पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। एक इंजीनियर भी, एक डॉक्टर भी, एक लॉयर भी, एक कोई सोशल साइंसेस पढ़ के आने वाला भी, कोई भी, उसको ये चीज़ें वैसे भी पता होनी चाहिए एक बतौर कॉमन सिटीजन। लेकिन अब तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप पब्लिक सर्विस में आ रहे हो तो ये चीज़ें तो आपका इंटरव्यू में इंशाल्लाह आप एक बार रिटर्न क्लियर करो, इतना इंटरव्यू में काम देंगी ना ये वाली चीज़ें कि पाकिस्तान का भाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर है क्या, ब्यूरोक्रेसी चीज़ क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट से रिलेट कैसे करती है, ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन से ज़रा प्लानिंग के इदारे हैं, कौन सी पॉलिसी किस सतह पे जाके अप्रूव होती है, कौन सा फोरम कितना एम्पावर्ड है, ठीक है। आप पब्लिक सर्वेंट बनने आ रहे हो, आपने पब्लिक पॉलिसीज बनानी है, तो पब्लिक पॉलिसी होती क्या चीज़ है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, इसके पूरा साइकिल क्या है, ये कंसीव कैसे होती है, प्लान कैसे की जाती है, प्लानर्स कौन होते हैं, इंप्लीमेंट करने वाले कौन होते हैं, इंप्लीमेंट करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, फिर बाद में इसको इवेल्युएट कैसे किया जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप बड़ा आजकल अखबारों में टर्म सुनते होंगे, भाई ये है क्या भला, क्या क्या मॉडल्स होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जिनसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस किस डोमेन में आप जो है वो इसके जरिए फायदे उठा सकते हो, पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कोई रेलवे का प्रोजेक्ट है, कोई रोड का प्रोजेक्ट है, कोई कहाँ कहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से वो सारे बने हुए हैं, ठीक है, कैसे स्कूलों की आउटसोर्सिंग हो रही है, आउटसोर्सिंग में और पूरा एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल में क्या फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें एक तो आप अखबारों में पढ़ते हो लेकिन मुझे पता है जिनकी अभी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है ऊपर से गुजरती हैं। तो एक तो वैसे भी आपसे बड़ा एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप ये अगर एक सिविल सर्वेंट बनने आ रहे हो, पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो, ये चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना वो इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, इसलिए कि वो वही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो उसी फील्ड से रेलिवेंट है जिसमें आने के लिए आप ये एग्जाम दे रहे हैं। ये कोई ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है कि जिसमें आप कोई प्रैक्टिकल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, कोई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ठीक है कोई प्रैक्टिकल कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, वो वाली प्रैक्टिकलिटी नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकलिटी है जो आपको एक बतौर ब्यूरोक्रेट जो स्किल्स आनी चाहिए, जो नॉलेज बेस होना चाहिए, जो आपका ड्यूरिंग तैयारी भी, आगे आपको इंटरव्यू में भी और इवन आगे भी बहुत ज़्यादा फायदा देगा, वो वाला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आपके लिए इसके साथ रिलेट करना बड़ा आसान हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आपको, ठीक है। और ऊपर दूसरा पार्ट तो मैं बता चुका कि भाई ये तो इतनी ज़्यादा आपकी डोमेस्टिक इश्यूज पाकिस्तान के जो हैं, पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में आ गया, आपको गुड गवर्नेंस के मसले समझ में आ गए, ग्लोबल गवर्नेंस समझ में आ गया, ब्यूरोक्रेसी समझ में आ गई, तो पाकिस्तान के तो इतने ब्रॉड रेंज के डोमेस्टिक इश्यूज में सब पे आपकी कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाती है। और सॉरी फाइनली स्कोरिंग की तरफ आते हैं तो इसका अगेन आखिरी क्राइटेरिया के तौर पे इसका भी हमें वही पैटर्न देखने में आया है कि जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, जो इसका सब्जेक्ट की जैसे तैयारी करनी चाहिए वो हक अदा करके तैयारी करके गए हैं, तो उनके लिए पेपर अटेम्प्टिंग में भी मसला नहीं हुआ और पेपर अटेम्प्ट करके स्कोर भी उनका अबव एवरेज अच्छा आया है, पैटर्न हमें ये नजर आता है। हाँ, जिन्होंने तैयारी ही नहीं की, जिन्होंने ठीक है एक सब्जेक्ट की जितनी डेप्थ है, जितना एटलीस्ट ये कोर्स की डेप्थ है उसका ही वो हक अदा नहीं किया, एक ऊपर से सरफेस लेवल तैयारी करके गए, वो तो हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक जिन्होंने अच्छी तैयारी की और अच्छा अटेम्प्ट किया उनका हम स्कोरिंग पैटर्न सारा देखें तो ये आपको अबव एवरेज स्कोर बड़े आराम से दे देता है, 60+ ठीक है, अच्छा करें तो 70+ तक भी जाता है। तो लेकिन इस सब्जेक्ट में नियर पेयर में जो आपको नॉलेज मिलेगा ना, मेरा तो फिर वो है ना जो हम CTP भी कर चुका है, STP भी कर चुका है, FPOE भी पास कर चुका, आपको वो वाली चीज़ें और वो फ्लेवर जो इसमें मिलेगा ना, मेरे ख्याल में ये वाला कोर्स आपकी तैयारी जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो किताबों से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, उनकी निस्बत बहुत बेहतर आपको ना इसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा आपको, और ये आपकी अगेन फिर आगे स्कोर में और आपकी तैयारी में भी जो है ये फ़ायदा ज़रूर देगा, लाजमन देगा, क्योंकि इस कोर्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो मैंने की है, इतना
टू द पॉइंट ऑफ ड्रेनिंग माई सेल्फ, इतना ज़्यादा मैंने मतलब इसमें कोशिश किया कि कोई सिलेबस की चीज़ ना रह जाए। एक दफ़ा पेपर में आ गई है तो वो अगली दफ़ा वो मतलब आउट ऑफ सिलेबस अगर आ गई है तो अगली दफ़ा कोई गीला ना हो, तो वो सारे मॉडल्स नए नए पढ़ पढ़ के सारे करके इसमें डालें हैं, तो इसमें इंशाल्लाह आपको कोर्स की डेप्थ के हवाले से कोई इशू नहीं होगा। अब आते हैं ज़रा जी इसके पास पेपर की जाने, ठीक है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, जो सोशियोलॉजी वाले भी सुन लें, बाकी भी सुन लें। इसमें जो है ना आपको बड़े मज़े मज़े के जवाब मिलेंगे कि भाई ये इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सोशियोलॉजी का तो हमने देखा कि कितना हलवा पेपर था, ठीक है ना। कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस इस तरह से आई हो और बंदा कहता था यार ये 7 के 7 सवाल ऐसे हैं जो कि मैं सारे के सारे कर सकता हूँ। गवर्नेंस में शायद इस साल के पेपर में इस तरह नहीं था, ठीक है। अब ये मार्क बेवर का जो नाम लिखा हुआ है, ये कोई ऐसा थ्योरिस्ट नहीं है जो आप पूरी कोर्स की आउटलाइन देख लें और उसमें कहीं पे ये डिस्कस किया गया हो, नहीं है। तो उसका अगर मार्क बेवर नहीं है तो उसकी जो थ्योरी है जी लेजिटिमेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, अगर वो सिलेबस में ही नहीं कहीं लिखी हुई, कहीं भी नहीं लिखी हुई, और कोई बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है किधर से आ सकती है, तो फिर आप जो है वो उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो एक पोर्शन तो बंदा कहते हैं यार इसका ये जिसको एक टेक्निकल टर्म नहीं पता, अब हम ये कवर कर देंगे, हम 2025 का इंशाल्लाह पास पेपर का मॉड्यूल अंडर वे है, वो कवर हो जाएगा, तो अब इसमें कवर हो गई होगी। लेकिन ये वाली जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, कि आप इंसान के हाथ में सिर्फ तैयारी है, आप जितनी मर्जी 100% तैयारी करके चले जाएं, फिर भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% पेपर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आएगा। एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू जीपीपी ओनली। अभी मैं आपको और मिसालें दिखाता हूँ, इस्लामियात की मिसाल दिखाऊंगा आपको, सोशियोलॉजी के 2 साल पहले का पेपर दिखा दूंगा, आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर दिखाऊंगा पुराना, कि ये चीज़ हर पेपर में हो सकती है कि इस तरह का कोई ना कोई टेक्निकल आउट ऑफ द सिलेबस बिल्कुल कोई ना लेना ना देना चीज़ आ सकती है। तो इसका भी चले एक पोर्शन यहाँ से निकल रहा है, दूसरा फिर भी जो है वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी हम जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि एक तो ये चीज़ हो सकती है बिल्कुल, लेकिन दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इसमें आपके पास 7 सवालात दिए गए होते हैं। मसला तब होता है कि भाई के कोर्स में ऐसा ही वो कवर नहीं हुआ हुआ कि जी 4 सवाल भी आपके कोर्स से नहीं निकल रहे, फिर एक इशू वाली चीज़ है। या तो है कि बहुत ही कोई एग्जामिनर ने कोई क्रिमिनल पेपर ऐसा बना दिया है ना, 100% ये नियत है कि जी मैंने इस दफ़ा 100 के 100% बंदा गवर्नेंस में या किसी सब्जेक्ट में फेल करना है और एक भी चीज़ मैंने सिलेबस की नहीं लिखनी, जो कि बिल्कुल होता नहीं है। जितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए, 4 सवालात कम अज़ कम आपको फिर भी ऐसे मिल जाते हैं जो आपने अगर अच्छी तैयारी की हुई है, कोर्स सही से पढ़ा हुआ है, तो आपके 4 सवाल ना निकले मैं मान ही नहीं सकता। हिस्ट्री में जितने मुश्किल से मुश्किल पेपर आए हैं, चाहे वो गवर्नेंस के आए किसी और सब्जेक्ट के, एटलीस्ट 4 से 5 सवाल हर एक में ऐसे निकले हैं जो कि डुएबल थे, जिनको आप करके वो कर सकते थे, ठीक है। हमारा यही मार्जिन है ना, 7 में से 4 सवाल हमने करने हैं, हमने को 7 के 7 सवाल थोड़ी लिखने हैं पेपर में। तो हम दूसरे वाले की तरफ आते हैं। तो दूसरा हमें लगता है जी कि डिस्क्राइब द एवोल्यूशन एंड रैशनल एंड डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और मेंशन एनी 2 ऑफ इट्स इनिशियल फिलोसफर्स, ठीक है। कीपिंग इन व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ डिड इट इम्पैक्ट पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पाकिस्तान, ये डुएबल है जी। ये आप पब्लिक पॉलिसी का हमने जो पढ़ा है उसमें आपको पूरा इसका एवोल्यूशन रैशनल भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिलोसफर्स तो पब्लिक पॉलिसी के सारे हमने डिटेल में इतनी थ्योरीज और ये वो पढ़े हैं, सारे फिलोसफर्स ही हैं ना पब्लिक पॉलिसी के, तो ये सारे भी आपको मिलेंगे और उसके आपने अप्लाई करने हैं पॉलिसी मेकिंग के प्रिंसिपल्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तो बिल्कुल एक हलवा क्वेश्चन है। आगे आ जाए जी, तीसरा भी बिल्कुल हम अभी देख के आए हैं, देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंड जो जुडिशरी पे रिलायंस है पाकिस्तान या ग्लोबली पॉलिटिक्स के इवेंट्स डील करने के वाले से, फिर जुडिशरी स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स पाकिस्तान में 1973 के बाद क्या की गई हैं और उनसे कैसे जुडिशरी अंडरमाइन हुई या स्ट्रेंथन हुई, ये पूरी की पूरी चीज़ हमारे कोर्स में कवर्ड है। एक तो लाइव सेशन पूरा इस चीज़ पे शायद हुआ हुआ है, ठीक है। मतलब ये जुडिशरी का रोल क्या होता है वो एज अ ब्रांच हमने बड़ा डिटेल में किया हुआ है। फिर वो पाकिस्तान में जो ये वाली डिबेट बेसिकली जो अभी 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उस पर हम डिटेल में हम वो डिस्कस भी लाइव सेशन में करेंगे। लेकिन ऑलरेडी एक कोई इतना जनरल टॉपिक है कि वो तो हर सब्जेक्ट में लगता है कि वो हमारे वो डिटेल में वो अवैध इशाद भट्टी हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो तो ऑलरेडी करा भी चुके।
लेकिन हम ये अभी पास पेपर में चले, अब ये आ गया इधर, तो अब हम पास पेपर हमारा वैसे भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें बहुत डिटेल में वो कवर भी कर लेंगे। वो बाकी अमेंडमेंट्स 18वीं तरमीम और आगे पीछे वो तो ऑलरेडी कवर्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा जुडिशरी स्पेसिफिक अमेंडमेंट है 18वीं तरमीम। लेकिन अभी वो 26वीं आ गई हैं, ये सारी इनका टच भी आपको कवर इसमें मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, जो कि एक कोई भी बंदा जो जिसने ये कोर्स पढ़ा हुआ था, जो करंट अफेयर्स से अपडेटेड था बाय द टाइम ये वाला पेपर आया, तो उसके लिए सवाल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। 2 सवाल हमारे हो गए। तीसरे पे आ जाते हैं जी कि हाउ डज इकोनॉमिक्स प्रोवाइड वेरियस मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस एज डिस्क्राइब्ड इन द बुक गवर्नेंस। अब ये देखें ना कितनी ये वैसे एक मैं कहूँगा कि फजूल सवाल बनाया है। मतलब बंदा वेरियस मॉडल ऑफ गवर्नेंस जनरल पूछ लेता है, भाई ये कोई आपने कदगन लगाई हुई है क्या? वो बुक गवर्नेंस पता नहीं कौन सी गवर्नेंस बुक है, कितने ऑथर ने शायद ये वाली गवर्नेंस वाली बुक लिखी होगी। बंदा नाम भी इतना जनरल है कि कोई वो नहीं लिखा हुआ कि पता लग जाए किसका है। खाली गवर्नेंस नाम की किताबें तो पता नहीं कितनी हजारों होंगी, या चलो कोई स्पेसिफिक भी होगी, लेकिन एक स्पेसिफिक उस गवर्नेंस वाली बुक का ही क्यों पूछना है वेरियस मॉडल्स का? हाँ, आप इसमें अगर थोड़ा स्मार्टली प्ले करना चाहो तो ये सोच सकते हो कि यार चूंकि उसने जनरलिटी का मार्जिन छोड़ा है, इसमें एक जनरल पूछा है बुक गवर्नेंस, तो जो मैंने वेरियस मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस पढ़े हैं, जो हमने कोर्स में पढ़े हैं, इस बुक में भी तो वही बताए गए होंगे ना। चाहे मैंने बुक नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस कोई दूसरे प्लेनेट के मॉडल्स तो नहीं है ना। तो जो मैंने मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस कोर्स में पढ़े हैं, देर इज 90% प्रोबेबिलिटी कि वही मॉडल्स कुछ ना कुछ सतह पे इसमें डिस्कस किए गए होंगे। तो आपने बुक गवर्नेंस नहीं भी पढ़ी हुई, आप वही मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस भी अगर इस बुक को रेफर करके लिख दो, मेरे ख्याल में इतनी स्मार्ट अप्रोच है, इसको कोई एग्जामिनर भी माइंड नहीं करेगा। चाहे एग्जामिनर ने भी बुक ऑफ गवर्नेंस चाहे वो ना पढ़ी हो, वही स्पेसिफिक बुक, लेकिन वो ये जरूर अप्रिशिएट करेगा कि भाई इसमें मोर और लेस वही मॉडल्स पे बात की गई है। अगर कोई एक आध टेक्निकल मॉडल हो भी रह भी जाए, फिर भी आप 90% इस सवाल के साथ जस्टिफाई कर सकते हो अगर आपने बाकी मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस जनरल जो कोर्स में दिए गए हैं वो पढ़े हैं। तो ये सवाल भी आप बड़े आराम से इस तरीके से कवर कर सकते हो। ब्यूरोक्रेसी का अगला सवाल आ गया जी, ये तो पूरा एज इट इज हमारे सिलेबस से निकला हुआ है। हमने थ्योरीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है उसके हवाले से इस पर बात की गई है, उनके क्लासिकल थ्योरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्लासिकल थ्योरीज वही हैं जो हम मैक्स वेबर अभी देख के आए हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल देख के आए हैं, वही हैं सारी, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब कुछ। और हाउ डू रैशनल थ्योरीज स्पेशली फ्रॉम इकोनॉमिक्स चैलेंज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आगे जो उसके हवाले से मजीद थ्योरीज आई हैं जिन्होंने उस ट्रेडिशनल क्लासिकल कॉन्सेप्ट को ब्यूरोक्रेसी के चैलेंज किया है, और फिर ये पब्लिक गवर्नेंस की जानिब बात गई है, प्राइवेट सेक्टर आके रैशनलिज्म की जानिब, इकोनॉमिक खासतौर पे फ्री मार्केट इकोनॉमी से प्रिंसिपल्स निकलते हैं, उनकी जानिब के भी ब्यूरोक्रेसी का रोल, रेड टेपिज्म का लिमिट होना चाहिए, फ्री मार्केट के उसूलों पे जाना चाहिए, तो उन्होंने इसको कैसे चैलेंज किया उस हवाले से बातचीत हुई है। ये सारी चीज़ कोर्स में कवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे मेरे ख्याल में 1 2 3 4 सवाल तो हो गए। पहला सवाल नहीं भी आता था, 4 सवाल हो गए। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, छठा सवाल भी यार ये तो इतना हलवा क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस इन इस्लाम और उसके वेस्ट के साथ कंपैरिजन। अभी हम पूरा इतनी इस पे डिटेल बहस करके आए हैं। हाउ कैन एजुकेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान बी ब्रॉट इन कॉन्सोनेंस विद द टेनेट्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इस्लाम। वेरी इजी क्वेश्चन। आपने कोर्स में गुड गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ा हुआ है, पॉलिसी सॉल्यूशंस पढ़े हुए हैं, इस्लाम के स्ट्रक्चर का आपको आइडिया है, ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अच्छा जी, फाइनल तो हमारे 5 सवाल तो हो गए। आखिर पे आ जाए तो इसमें से किसी 2 पे बात करनी है। अब नैरेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरीज और केराला। केराला का पूरा मॉडल हमने पढ़ा हुआ है। उसने कहा जी कि उस मॉडल से क्या अच्छी बातें आपने पढ़ी जो आप अपनी यूनियन काउंसिल में लगाओगे, बड़े आराम से आप आंसर कर सकते हो। मार्क्सिज्म का तो पूरा एक डिफरेंट मॉड्यूल है जिसमें मार्क्स की जितनी थ्योरी हैं, जितनी बातें हैं, वो सारी बता दी गई हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये 2 आपके उधर से हो गए। आप अगर नैरेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क की जानिब नहीं भी जाते, जो कि एक टेक्निकल टर्म है, पॉलिसी फ्रेमवर्क आप पढ़ते हो, लेकिन ये नैरेटिव वाली क्या चीज़ है, ये मेरे लिए भी एक ज़रा सुन के मैं थोड़ा हो गया था, कोई टेक्निकल टर्म है, निकाल दो। स्ट्रक्चरलिज्म इन मार्क्सिस्ट थ्योरीज बड़े आराम से आप कोर्स से कर सकते हो, केराला का मॉडल बड़े आराम से कर सकते हो। आपके 7 में से 6 सवाल तो बड़े आराम से हो गए हैं, जिनमें से चलो आप ये वाला जो बुक गवर्नेंस वाला था इसको भी निकाल दो। अगर ये थोड़ा उस लेवल का था ना 80-90% वाला, इसको भी निकाल दो, तो फिर भी 4 में से आपके 5 सवाल आपको इस क्वेश्चन में आते हैं, इस पेपर में, सॉरी। तो देखने में एक चीज मुश्किल लगना और बात है, लेकिन जिस बंदे ने तैयारी की हुई है, सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, वो जब इसको डाइसेक्ट करता है तो वो कहता है कि यार ये सारी चीजें तो मैं कोर्स से पढ़ के आया हूँ, ये तो इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जो मैं वो हूँ। तो गवर्नेंस का पेपर यूजुअली ना वैसे इस तरह रहा होता है
कि थोड़ा ना ज़रा ऐसे बल्कि एग्जामिनर ने बनाया होता है। ये देखे ना, ये ए और बी क्वेश्चन के भी सब पार्ट्स किए हुए, ये आपको इसमें भी 2-3 क्वेश्चन में नजर आया। और ये गवर्नेंस के यूजुअली एग्जाम सेटिंग का पैटर्न बना हुआ है कि वो उसमें वो इस तरह ABCD करके लिखते हैं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी वर्डिंग, ये क्वेश्चन पूछने से पहले 4-4 5-5 लाइनों की पहले तमहीद ही ऐसी बांध दी कि बंदा देख के कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये पता नहीं कितना मुश्किल पेपर आ गया। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो, सारा उसको डायसेक्ट करते हो, कहते हो यार ये तो वही चीज़ें हैं जो मैंने नॉलेज बेस ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, पूरा कोर्स मैंने पढ़ा हुआ है, उसी से निकल रही है। तो ये कोई इसमें मुश्किल वैसी चीज़ नहीं होती। बाकी जहाँ तक सवाल है, ये जो जैसे इस तरह की कोई टेक्निकल चीज़ आ जाए, मार्क बेवर सिलेबस में है ही नहीं, उसकी कोई टेक्निकल चीज़ उठ के आ गई है, ना लेना ना देना, ये चीज़ किस तरह हर क्वेश्चन या हर पेपर में हो सकती है, आपको ज़रा इसकी मिसाल दिखाते हैं। अगर मैं आपको इस साल का इस्लामियात का पेपर दिखाऊं, ये देखिए मैंने खोल लिया है, इस साल के इस्लामियात का पेपर है। मैं ज़रा एक मिनट देख लूँ ये स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो अब ज़रा ये देखें कि इस्लामियात का पेपर जो है, आप में तो कोई जितना अच्छे से अच्छा मुसलमान हो, ठीक है, और जिसने जितनी अच्छी तैयारी की हो, लेकिन आई एम श्योर 80 to 90% लोग ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे ये मकारिम अखलाक, नोबल मोरल्स, इनका मतलब नहीं पता था। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है जी, फर्ज किफाया, बंदा 1 मिनट सिर्फ इसकी वो मतलब समझ लेना तो फिर तो बंदा आराम से क्वेश्चन कर लेता है। लेकिन फर्ज किफाया है क्या, वो पता होगा तो जाहिर है आगे पूरा सवाल होगा ना। जिसको फर्ज किफाया नहीं पता, पूरा सवाल किया, मुझे भी नहीं पता था। मैंने एक क्वेश्चन देखा, मैंने कहा यार ये फर्ज किफाया मुझे तो नहीं पता, तो ये सवाल तो मेरा वैसे ही ड्रॉप हो गया। मकारिम अखलाक, चलो नोबल मोरल्स आगे लिखा हुआ है, उससे मैं कुछ बना बनूं भी लूं, लेकिन ये भी कोई ज़रा बड़ा टेक्निकल डिफरेंट सा सवाल है ये, मतलब इसमें आपको खींच खांच के लंबा करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। तो ये 2 सवाल तो वैसे ही उड़ गए। लेकिन मैंने आपको जो आगे बात बताई कि भाई होता ही है कि जितना मुश्किल से मुश्किल भी आ जाए, आपको एटलीस्ट 4 सवाल बड़े आराम से ऐसे मिल जाते हैं जो आपने अगर अच्छी तैयारी की हुई है, आपको अच्छी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स आती हैं तो आप कर सकते हो, तो वो इसमें आपको मिलते हैं। आगे के ज़रा सवाल देखें कि वो पूरा क्लासेस लाइफस्टाइल एंड टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, क्लासिज्म पे बात करनी है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। पूरा इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ज़कात का मॉडल, पूरा इकोनॉमिक मॉडल बड़े आराम से हो सकता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के पीस एग्रीमेंट्स, फिर रिलीजियस टॉलरेंस की बात, और फिर आज के मुस्लिम सर्कल्स के बारे में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो व्यूज़ हैं, नहीं सॉरी, अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो मुस्लिम व्यूज है, ये तो एक वैसे एक एनालिटिकल सवाल है। लेकिन ये बड़े आराम से अगले के जो 5 सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, इसमें से क्या आप 4 सवाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये था कि ये चीज़ की कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ उठ के आ जाना जिसका आपको मतलब नहीं पता, या जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू GPP, इट कैन हैपन टू एनी सब्जेक्ट इन एनी ईयर। इस साल इस्लामियात के साथ भी हो गई। अब जरा अभी हमने सोशियोलॉजी की बात की थी, मैं आपको सोशियोलॉजी का 2023 का पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। वो बड़ा इतना अजीब सा आया है, ठीक है। अब इसमें जरा क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये हमने पहले नहीं किया हुआ था कवर, ये कोर्स में है भी नहीं, और ये फिलोसफर भी नहीं है कोर्स में। तो ये वाली चीज एकदम किधर से आ गई हमें नहीं पता था, लेकिन एग्जामिनर ने डाल दी। अब हमने कवर कर दिया, मैंने कवर करा दिया सोशियोलॉजी में। लेकिन ये एक दफ़ा ये वाली चीज़ किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकती है। आपको मैं पैटर्न बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में परेशान ना हो। ये आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लें, उसमें पॉसिबिलिटी होगी आपको उसका कोई ना कोई साल का ऐसा पेपर ज़रूर मिलेगा जिसमें कोई ना कोई ऐसी बात पूछी गई होगी जो आउट ऑफ सिलेबस होगी, कोई लेना देना, सिलेबस में मेंशन भी नहीं, आप कहोगे ये क्या। आगे आ जाओ जी, व्हाट इज़ ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी। भाई ये फिलोसफी का पेपर है कि सोशियोलॉजी का? इधर भी आ गई ये चीज, ठीक है। 2 सवाल गए। आगे आ जाओ जी, जस्टिस ऑफ प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस और एलिगोरी ऑफ द केव। 2025 का कितना हलवा पेपर था, लेकिन 2023 में अब ये प्लेटो की थ्योरी, जिसने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी हुई उसको क्या पता प्लेटो की थ्योरी क्या है। तो 3 चीजें यार हमारी निकल गई, को सवाल निकल गए। चले, ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी थोड़ा बहुत पता हो, या मीड का भी किसी ने किसी थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो कर ले। लेकिन 3 चीज़ें तो लग रहा है कि यार ये ना, प्लेटो चले जिसका पॉलिटिकल साइंस है वो तो बहुत अच्छा लिख लेगा, लेकिन हर बंदे का पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो उसके लिए भी गया। लेकिन अगेन वही चीज़ आ गई। बाकी के 4 जरा देखें,
एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इसके फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सारा बताना बड़ा डिटेल में कोर्स में कवर्ड है, पढ़ा भी हुआ है, हो गया। अच्छा जी, रिसर्च मेथड के हवाले से जी डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी, टाइम सीरीज, पैनल, कोहोर्ट, ये रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स हैं, बड़ा डिटेल में कवर्ड है, ये भी हो गया। सोसाइटी क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इस कल्चर क्या चीज़ है, और मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, पूरा डिटेल में कवर है, ये भी आराम से हो गया। फाइनल पे आ जाओ जी, कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस, वोल्केनो ऑफ सिविलाइजेशन, एक जनरल सी टर्म्स है लेकिन बड़े आराम से आप इस पे भी कर सकते हो। वोल्केनो ऑफ सिविलाइजेशन एक बड़ी वो जनरल टर्म है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। और कॉन्वर्सेशन एनालिसिस भी जो है ये एक थ्योरी से वो निकला है उसकी, सोशल एक्शन वाली, लेकिन सोशल एक्शन वाली थ्योरी से, लेकिन ये भी एक वो जनरल टर्म है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इन पे भी आप लिख सकते हो आराम से 10-10 पेजों का कुछ, सॉरी नंबर के हवाले से कुछ। तो 4 सवाल आपके, भाई जितना मैं कहता हूँ एग्जामिनर पूरा दुनिया जहाँ का जोर लगा दे कि मैंने पेपर इतना मुश्किल बनाना है, आपको 4 सवाल फिर भी हर पेपर में ऐसे मिल जाते हैं कि जो आपने अच्छी तैयारी की हुई है तो आप बड़े आराम से अटैम्प्ट कर लेते हो। यूएस हिस्ट्री का देख लें, यूएस हिस्ट्री अब कोई किसी ने रखी होगी 2018 का, जिसने पेपर आपको पता है ना, 2018 में यूएस हिस्ट्री के पेपर में, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, 70% से ज़्यादा बच्चा फेल हो गया था यूएस हिस्ट्री में। इसके उस साल के एमसीक्यूज सारे के सारे डेट वाले आए थे, एक भी कोई जनरल एमसीक्यू नहीं था। हर एमसीक्यू 20 के 20 एमसीक्यू ऐसे थे कि जिसमें डेट बतानी थी या ईयर बताना था। पूरा एक वो मैथमेटिकल रैंडमनेस की प्रोबेबिलिटी थी, और इसमें रैंडम जाहिर आप अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर भी लगाओ तो 50-50 भी कर लो तो 10 से ज़्यादा किसी के मुश्किल ठीक नहीं हुए होंगे, ऊपर से पेपर ऐसा दे दिया। अच्छा जी, स्टैम्प एक्ट, अब स्टैम्प एक्ट जिनकी यूएस हिस्ट्री है उन्हें पता है कि जी ये आप अमेरिकन रेवोल्यूशन की कॉजेज के तौर पे एक सब हेडिंग के तौर पे पढ़ते होते हो। स्टैम्प एक्ट को उठा के उन्होंने पूरा सवाल दे दिया 20 नंबर का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ट्रीटीज ऑफ पेरिस जो है 1963 83, ठीक है चले ये हो गया। डिस्कस द फैक्टर्स दैट हैव contributed to the amended status of American women with special allusion to modern feminism। भाई यूएस हिस्ट्री का सवाल है, ये जेंडर स्टडीज का सवाल है। जो लोग यूएस हिस्ट्री की तैयारी करते हैं वो इस किस्म के सवालात एक्सपेक्ट नहीं करते। पूरा पेपर ही एनालिटिकल उठ के आ गया है, ना अमेरिकन रेवोल्यूशन पूछा, ना कोई 1800 उसकी क्या कहते हैं आगे जाके प्रेसिडेंट्स वगैरह का पूछा, ना कोई रेगन की पॉलिसीज पूछी, ठीक है, ना कोई आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस का पूरा पूछा, ना कोई स्लेवरी की कॉजेज पूछी, पूरा जो सिविल वॉर हुआ उसका पूछा। ये क्या मेरे से जेंडर स्टडीज वाली चीजें पूछ रहे हैं, अफ्रीकन अमेरिकन की स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी का पूछ रहे हैं, ये तो मतलब एक एनालिटिकल सवाल आते हैं सारे। और इसी वजह से बहुत ज्यादा जो है आप नीचे पे देखिए यूएस इकोनॉमी पे पूछ रहा है जी। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जनरल बंदा वो बात करता है कि वो मार्शल प्लान क्या था, ये यूएस हिस्ट्री का सवाल है, नहीं जी यूएस इकोनॉमी ऑगमेंट क्यों हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये बताओ। तो ये इतना डिफिकल्ट पेपर था 2018 के पर्सपेक्टिव में कि इसमें 70% से ज्यादा बच्चा फेल हुआ, और मेरा उसके बिल्कुल नेक्स्ट 2019 पे यूएस हिस्ट्री ही सब्जेक्ट था। आप कहें कि मैं उससे इतना मतलब घबराया भी हो सकता है, यो भी कि मेरे से पिछला 2018 में ये हो रहा है, 70% से ज्यादा स्टूडेंट यूएस हिस्ट्री के फेल हो रहे हैं, और मैं वही सब्जेक्ट रख रहा हूँ, मैंने चेंज नहीं किया, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि भाई मेरी तैयारी यूएस हिस्ट्री की इतनी अच्छी है, मैंने इसको इतना डिटेल में घोल के पी लिया है कि अब ये जितना मर्जी डिफिकल्ट पूछ ले, मुझे पेपर टेम्पटिंग की टेक्निक्स इतनी अच्छी आती हैं, मेरी एनालिटिकल स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने रखा, किया, 70+ मार्क्स भी आए। कहने का मकसद ये है कि ये वाली चीज़ चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट में ये चीज़ रिपीट हो सकती है, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। ऑल यू कैन डू इज़ गिव इट योर बेस्ट कि भाई आपकी अपनी तैयारी अच्छी हो। वर्स्ट केस सिनेरियो भी आ गया ना तो आपके 4 सवाल तो बड़े आराम से ऐसे निकल आएंगे, अगर आप पैनिक ना किए और अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स आपने सीख ली हैं, आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल्स आ गई हैं, तो 4 सवाल आप एग्जामिनर चाहे उल्टा हो के भी उसने पेपर बनाया हो, आप 4 सवाल बड़े आराम से कर लोगे और इंशाल्लाह अच्छा स्कोर ले लोगे। ये बॉटम लाइन है वर्स्ट केस सिनेरियो की। बेस्ट केस सिनेरियो है तो क्या बात है जी, सोशियोलॉजी का 2025 की तरह का पेपर आ जाए, 7 के 7 सवाल आपको आते हैं, जो मर्जी उसमें सेलेक्ट करो और उसमें लिखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सवाल आते हैं। तो ये हमारा, इसके साथ हमारी ओरिएंटेशन गवर्नेंस की भी ख़त्म होती है, ठीक है। मैं ज़रा आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ।
इवैल्यूएशंस के लिए जी नियर पीयर टीम ने पूरा एक अपनी टीम रखी हुई है, जो आप अपने उनके पास अपने क्वेश्चंस लिख के करा के वो इवैल्यूएट करा सकते हैं। वो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं, सीएसएस की या तो वो तैयारी कर रहे हैं या मतलब वो भी इस प्रोसेस से पूरा जो गुजरे हुए हैं। इस तरह के क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इवैल्यूएशन करते हैं। बाकी मैंने क्वेश्चंस आंसर कर दिए, पास पेपर सॉल्यूशंस तो पूरे अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस की डिफरेंट कैसे आ सकती है वो भी बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक इतना कोई मुझे अभी भी क्वेश्चन कोई ख़ास ऐसा नहीं नज़र आ रहा चैट में जो मैं आंसर करूं। 11 बज गए हैं, पता नहीं अब हमें एक टॉपिक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। चले हम ना 15 मिनट के लिए एक पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा आपको एक पढ़ाने का भी आइडिया हो जाए ज़रा कि हम कोर्स में कितनी डेप्थ में चीज़ें पढ़ते हैं। तो चले एक आध कोई टॉपिक ना हम पढ़ लेते हैं। सोशियोलॉजी का सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो रिलीजन का टॉपिक है ना, सोशल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक पूरा और रिलीजन की केस स्टडी, ये हम एक स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इंस्ट्रक्टर की टीचिंग मेथडोलॉजी और कितनी मेहनत हुई हुई है कोर्स पे इन डेप्थ वो भी थोड़ा आइडिया हो जाए दोनों कोर्सेज के हवाले से, क्योंकि मेरी टीचिंग अप्रोच तो ज़ाहिर है दोनों सब्जेक्ट्स की सेम ही है। तो जी सोशल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक हमारा, ठीक है। लेट मी सी कि स्क्रीन पे कैसे नज़र आ रहा है, उसी तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं जी। तो ये हमने इसमें ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर पूरा रिलीजन की केस स्टडी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले सोशियोलॉजी के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जो ये टेक्निकल टर्म्स है ना, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो सोशलाइजेशन है, चाहे वो एथनोसेंट्रिज्म है, जीनोसेंट्रिज्म है, हर एक में आपने कोशिश ये करनी है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से बता रहा हूँ, कि उसकी कोई जनरल डेफिनेशन देने की बजाय ये एक लिमिटेड सेट ऑफ टेक्निकल टर्म्स है ना, तो इनकी आप कोई मशहूर ऑथर्स या मशहूर बुक्स में जो एज इट इज़ डेफिनेशंस दी हुई है ना वो ज़रूर याद कर लो और वो यहाँ पे एग्जाम में लिखो। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है कि एक लिमिटेड सेट ही है टेक्निकल टर्म्स का, आप उसकी डेफिनेशन उस बुक से या उस ऑथर को कोट करके लिख रहे होगे ना, तो उसकी एक लेजिटिमेसी ही हो रहा है, उसका लेवल ही हो रहा है। फिर आप उसको एक्सप्लेन और मफहूम आगे जाके आपने बयान कर ही देना है अपने अल्फाज में डिटेल में, लेकिन एक आपकी डेफिनेशन अगर उसकी वही टेक्निकल और एज इट इज़ कोट इन कोट होगी ना तो बड़ा अच्छा होगा। तो हॉटन एंड हंट की बड़ी फेमस बुक है सोशियोलॉजी की, उससे आप ये सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर डेफिनेशन देखें तो आपको नजर आता है कि इट्स अ सेट ऑफ नॉर्म्स, सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी। मैं चूंकि यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यूजुअली नियर पियर के वो लेक्चर्स में हमारे पास वो मार्कर भी होता है, तो हम साथ साथ अंडरलाइन भी करते रहते हैं, लेकिन चूंकि लाइव सेशन था वो सारी चीज़ें नहीं है, तो साथ साथ हम वो स्लाइड्स पे भी वो राइटिंग भी कर रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं। बहरहाल इट्स अ सेट ऑफ नॉर्म्स, सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी through which human society organizes, directs, and executes various functions required to satisfy human needs and which are necessary for the survival of a society। तो जी पहले तो उसने उसके करेक्टरिस्टिक्स बताया कि ये तो एक नॉर्म्स का और एक सोशल स्ट्रक्चर का जो है ना एक सेट है। इसका मकसद क्या है, इसके ज़रिए ह्यूमन सोसाइटी जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है और कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शंस ज़रूरी होते हैं हमारी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए। तो सोशल इंस्टीट्यूशन ये कोई उस तरह का एक
मैकेनिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, नहीं, बल्कि यहाँ इंस्टीट्यूशन से मुराद सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, अ स्टेबल एंड रिकरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसका एक आइडेंटिफाइड सोशल पर्पस होगा। अगर किसी एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर का कोई पर्टिकुलर सोशल पर्पस नहीं है, वो कोई सोशल नीड फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरेगा। ठीक है, दे गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनिफाइड बाय कॉमन इंटरेस्ट। एक ग्रुप ऑफ पीपल है सोसाइटी के, वो इसको परफॉर्म कर रहे हैं, इस रिकरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर को, विद द गोल, विद अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड, विद अ स्पेसिफिक सोशल पर्पस इन माइंड। और वो सोशल पर्पस या तो हमारी किसी सोसाइटी की ज़रूरत को फुलफिल कर रहा होगा, या वो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होगा। ये सोशल इंस्टीट्यूशन होता है सोसाइटी सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। मिसालें या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन, उसी डेफिनेशन को अब मैं बयान कर रहा हूँ, आगे मफहूम बेसिकली उसका कर रहा हूँ कि मैंने डेफिनेशन कोट इन कोट कर दी, अब उसी डेफिनेशन को मैं ज़रा खोल खोल के अपने अल्फाज में कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहा हूँ कि नंबर एक, सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल होता है, एक लोगों का आपस में एक ताल्लुक होता है, उसी से सोशल इंस्टीट्यूशन निकल रहा होता है। तो सोशल इंटरेक्शन के बगैर सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहाँ लोग नहीं है वहाँ आइसोलेशन में सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नंबर दो, हर सोशल इंस्टीट्यूशन का एक क्लियर फंक्शन होगा, उसके बगैर वो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगा। नंबर तीन, उस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए इस सोशल इंस्टीट्यूशन को कोई रिसोर्सेज दिए जाएंगे। वो रिसोर्सेज मटीरियल भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। ठीक है। नंबर चार, के सोशल इंस्टीट्यूशन जो अभी हमने देखा कि ये स्टेबल होता है, रिकरिंग होता है, परमानेंट होता है। मतलब सोसाइटी में नए मेंबर्स आते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, लोगों की अमवात होती हैं, वो लोग जाते रहते हैं, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो परमानेंट रहता है। इट ट्रांसेंड्स इंडिविजुअल्स, ये रिकरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, ये स्टेबल है, ये किसी एक इंसान की पैदाइश और मौत के साथ पैदा या ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि पूरी सोसाइटी में ये ट्रांसेंड करके मुस्तकिल बुनियादों पे चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगा। और फाइनली ये कि हर सोशल इंस्टीट्यूशन, हर सोसाइटी की जो आप उसकी एक लिमिटेड कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स है ना हर सोसाइटी की, उसके फ्रेमवर्क के अंदर ही ऑपरेट करेगा। पाकिस्तान की जो कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं, पाकिस्तान में सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि फैमिली, यानी कि रिलीजन, यानी कि इकोनॉमी पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स के साइकिल के अंदर ऑपरेट करेंगी। अमेरिका की जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वहाँ का फैमिली का, वो अमेरिका की कल्चरल वैल्यूज़ के नेटवर्क के अंदर ऑपरेट करेगा। तो हर सोशल इंस्टीट्यूशन के ऑपरेट करने के मैकेनिज्म, उसके करैक्टरिस्टिक्स सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। हर जगह उस सोशल इंस्टीट्यूशन के वही आपको पैटर्न्स देखने में नहीं आएंगे, बल्कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ के हिसाब से सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं। ठीक हो गया। मिसालें देख लेते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की, ये सारी मिसालें हैं जी। फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, गवर्नमेंट, स्टेट, इकोनॉमिक्स, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब ज़रा आपने एक एक्सरसाइज करनी है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए जाके ज़रा हर एक पे लगा के देखें, इन सारों में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं या नहीं। एंड बिकॉज मिलते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस। रिलीजन की केस स्टडी पे आ जाते हैं। अब आप देखें, ये रिलीजन में मैंने वही फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है। आप रिलीजन की एक मजहब, हमें सबको पता है क्या होता है, लेकिन जब आप सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो इट्स अ टेक्निकल टर्म। सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ टेक्निकल टर्म। तो जैसे हमने उसको कोट इन कोट किसी ऑथर से मैंने बताया, या किसी बुक से आपने कोट करके एक डिफाइन करना है, फिर आगे मफहूम में जो मर्जी लिखो, लेकिन एक कोट इन कोट डेफिनेशन शुरू में होनी चाहिए। तो मैंने इमाइल दुरखाइम की रिलीजन की डेफिनेशन लिख दी कि रिलीजन एक कल्चरल सिस्टम है, किन चीज़ों का, बिलीफ्स का, रिचुअल्स का, वर्ल्ड व्यूज का, टेक्स्ट्स का, किताबें होती हैं रिलीजन की, एथिक्स का। ये करैक्टरिस्टिक्स होते हैं रिलीजन के कि भाई उसमें एक बिलीफ सिस्टम भी होगा, उसमें कोई रिचुअल्स भी होंगी। रिचुअल्स कैसी अभी हम देखेंगे आगे। कोई नमाज पढ़ने का सिस्टम होगा, कोई रोज़ा पढ़ने रखने का सिस्टम होगा, कोई फ्यूनरल्स की दुआएं पढ़ने का, उसमें उसके कोई नॉर्म्स वगैरह होंगे, ये रिचुअल्स होती हैं। उस रिलीजन का कोई ना कोई वर्ल्ड व्यू होगा कि वो एक आखिरत पे यकीन रखता है, उसमें कोई पैगंबर होंगे, उनको उस हवाले से एक वर्ल्ड व्यू, दुनिया को कैसे देखना है, आखिरत को कैसे देखना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वर्ल्ड व्यू होगा। उसके कोई टेक्स्ट होंगे, किताबें होंगी, कुरान, बाइबल, ठीक है, तौरात, ज़बूर, इंजील। फाइनली
उसमें एक एथिक्स का सिस्टम होगा, मोरालिटी का सिस्टम होगा। ये 5 चीजें किस कल्चरल सिस्टम में होंगी वही रिलीजन कहलाएगा। अगेन हमने क्या पढ़ा था कि पर्पस के बगैर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, तो रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो इसका पर्पस क्या होगा? इट सर्व्स टू बाइंड पीपल टुगेदर थ्रू शेयर्ड ओनरशिप, thereby creating a social group and a moral community। एक बात आपने याद रखनी है कि बतौर सोशियोलॉजिस्ट के हम कोई यहाँ पे मजहबी बहस नहीं करने आए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रूविंग और डिसप्रूविंग पीपल्स बिलीव्स, हमारा उससे कोई काम नहीं है एज लॉन्ग एज हम सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। हम सिर्फ बतौर सोशियोलॉजिस्ट वी वांट टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन सोसाइटी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपने इस्लामियात का पेपर नहीं बना देना अगर रिलीजन का सवाल सोशियोलॉजी में आ रहा है, आपने उसका सोशल जो सोशियोलॉजी वाला पैक्ट है, इम्पैक्ट है रिलीजन का एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, वो डिस्कस और स्टडी करना है। तो अब हम आ जाते हैं जी रिलीजन की सिग्निफिकेंस हम पढ़ लेते हैं एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, जो कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी आप डिटेल में कोर्स में पढ़ेंगे, वहां से निकलता है कि बेसिकली हर सोशल इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई फंक्शन सर्व कर रहा होता है। क्या क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन मेटाफिजिकल फंक्शन है, ये हमें लाइफ का मीनिंग देता है। पता है ना आपको, मजहब इंसान को मीनिंग ऑफ लाइफ देता है कि भाई ये दुनिया फानी है, एक आखिरत भी है, और अगर आप रिलीजन के कोड ऑफ एथिक्स और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी लेके चलोगे तो ये आपकी लाइफ जो है इसका एक मतलब होगा, और एक आप इस लाइफ से बियॉन्ड भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है जहाँ जाके आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी रूह वहाँ पे भी रहेगी और उस हिसाब से आपका हिसाब किताब होगा। ये वाले कॉन्सेप्ट हमें मोर और लेस तमाम रिलीजन्स में मिलते हैं। तो ये मेटाफिजिकल फंक्शन इंसान की ज़िंदगी को एक वो पर्पस देता है, एक मीनिंग देता है। फिर इसका एक इंटीग्रेटिव फंक्शन है, वो ये फंक्शन है कि जी ये लोगों को आपस में जोड़ के रखता है, एक कम्युनिटी बनाता है। वो कम्युनिटी कैसे बनाता है? कॉमन वैल्यूज़ के थ्रू, नॉर्म्स के थ्रू, समाजी इकदार के थ्रू, वर्ल्ड व्यू के थ्रू। आप इस्लाम की मिसाल लें, जितनी हमारी प्रेयर्स होती हैं, 5 वक्त लोगों को इकट्ठे करना, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, बड़ी ईद का, ईद उल अज़हा का, ईद उल फितर का, उसमें पूरा एक शेयर्ड हमने एक त्यौहार मनाना है, इकट्ठे होकर हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है, एक हमने एक दूसरे के घर मीठे पकवान वगैरह भिजवाने हैं, गरीबों की मदद वगैरह करनी है, हमने खुशी गमी के मौके पे इकट्ठे होना है, फ्यूनरल्स पे इकट्ठे होना है, हमने हज के मौके पे हर साल पूरे आलम इस्लाम से, पूरी दुनिया से करोड़ों अरबों लोगों ने आगे इकट्ठे होना है। ये इंटीग्रेटिव फंक्शंस है सारे। इनके जरिए आप देखें कि वो मजहब इंसानों को करीब ला रहा है, आपस में जोड़ रहा है, कम्युनिटी बना रहा है, ताकि एक उनकी आइडेंटिटी एक अपनी ज़ात से बियॉन्ड एक बड़ी चीज़ के साथ जुड़ी रहे। साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है जी रिलीजन का कि ये इंसान को मुश्किल टाइम्स में, टाइम्स ऑफ क्राइसिस में मेंटल पीस और इमोशनल सपोर्ट फराहम करता है। ठीक है, आप देखें कि अगर किसी इंसान की कोई करीबी की बड़े लव्ड वन की डेथ हो जाए, वो बहुत बुरी किसी मुश्किल में फंस जाए, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो ऐसे में ये आइडिया, मैं उस आइडिया का सोशल इम्पैक्ट स्टडी कर रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस एज वो कोई मैं क्लैरिक के तौर पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसका सोशल इम्पैक्ट स्टडी कर रहा हूँ कि भाई ये रिलीजन है, एक ऐसा इदारा है जो लोगों को इन मुश्किल हालात में इस आइडिया से कि भाई आपसे ऊपर भी एक ज़ात है जिसने एक ग्रैंड मास्टर प्लान बनाया हुआ है, अगर किसी लव्ड वन की डेथ भी हो गई है, फ़इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, जो इस चीज़ का आपको दर्स देता है। ठीक है, सूरत उज़-ज़ुहा पूरी पढ़ें, क्या उसका मैसेज है कि भाई ये हर मुश्किल के बाद आसानी है, उसने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि क्या तुम जब उसमें वो थे डिस्ट्रेस की हालत में, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की? ये आइडिया, ये एक ज़ात ऊपर एग्जिस्ट करती है कि जो आपको इस टाइम में आप अकेले नहीं हो, तो ये कितना ज़्यादा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको मेंटल पीस और इमोशनल सपोर्ट नहीं देती। ये चीज़ अभी आगे रिफ्लेक्ट करेगी, हम देखेंगे जब हम थ्योरी ऑफ सुसाइड पढ़ेंगे डुरखाइम की, कि भाई जिन सोसाइटीज़ में रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन अपना फंक्शन बड़ा इफेक्टिवली प्ले करता है, लोगों को जोड़ के रखता है, उनकी लाइफ को मीनिंग देता है, मेंटल पीस देता है, वहाँ पे हमें सुसाइड के पैटर्न्स कम मिलते हैं। एज सोशियोलॉजिस्ट हम ये स्टडी कर रहे हैं, तो वो बाकायदा फिगर्स कोट करके बताता है कि जहाँ जहाँ रिलीजन का रोल कम होता गया है, जहाँ लोगों का इंडिविजुअलिज्म की जानिब ज़्यादा किरदार बढ़ता गया है, जहाँ मॉडर्निज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन ज़्यादा जल्दी आई है, उन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में सुसाइड के रेट्स बढ़े हैं। मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ सुसाइड में हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मोरल फंक्शन रिलीजन का,
कि ये हमें इखलाकियात सिखाता है, हमें गलत काम से रुकने का दर्स देता है, अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर का दर्स देता है। ये हर मज़हब जो है वो इंसान को सच्चाई, ईमानदारी, नॉन वायलेंस और कानून की पासदारी करना सिखाता है। इसकी बार बार तनकीन करता है, इसके बदले रिवॉर्ड दिखाता है, ये गलत काम करने पे फिर सज़ा की एक वो बाज़गश्त सुनाता है। तो ये सारा मोरल फंक्शन है कि इखलाकियात की डेवलपमेंट में मज़हब का बड़ा किरदार है, जो कि एक पीसफुल सोसाइटी के लिए, एक सोसाइटी में ये चीज़ें तो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, ट्रुथ, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, जो इटसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो होने चाहिए, जिनको जस्टिफाई करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें अगर कोई सोशल इंस्टीट्यूशन प्रमोट कर रहा है तो ये उसका बड़ा पॉजिटिव फंक्शन है। पांचवा, ये एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है। हमने अभी ये सुसाइड वाली बात की, वो पढ़ा, ये वही बात आ गई। फिर ये एक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है और सोशल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है। सोशलाइजेशन भी एक अलग टॉपिक है सोशियोलॉजी का, वो आप पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसमें डिटेल इसमें नहीं लिखी। लेकिन ये सोशलाइजेशन वो चीज़ होती है जिससे सोसाइटी अपनी चीज़ें पास ऑन करती है नए आने वाले मेंबर्स को। तो हमारी जो रिलीजन एक ऐसा इदारा है जिससे सोसाइटी की जो भी नॉर्म्स होती हैं, एथिक्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं ना, वो पास ऑन होती हैं रिलीजियस टीचिंग्स के थ्रू नए आने वाले मेंबर्स में। और फिर सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म किस तरह, मैंने ऊपर मोरालिटी वाले कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया कि सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म के थ्रू ये बेसिकली आपको जो सोसाइटी की अपनी एथिक्स है ना, उनको कंट्रोल करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना रिलीजन के ज़रिए जो है वो एक बड़ा इफेक्टिव रिलीजन उसका एक ज़रिया है। कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो मजहबी इक़दार है वो वेस्ट की मजहबी इक़दार से डिफरेंट है ना, तो ये रिलीजन के ज़रिए वो सारी समाजी इक़दार, वो सारी मजहबी इक़दार जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। और मज़हब के थ्रू वो एक सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म भी है कि जिसमें सोशल कंट्रोल लोग अगर नहीं करेंगे तो उन्हें फिर अजाब की वईद भी सुनाई गई है। उन्हें फिर आप देखें कि शराब पीना एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हराम है तो उस पे वो पीने पे फिर सजाएं वगैरह भी फिर वो मज़हब के थ्रू बताई गई हैं। तो एक सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म भी ये हो गया कि हमारी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, वो हमने इम्प्लीमेंट भी सोसाइटी में करानी है। और रिलीजन एज अ सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म बड़ा इफेक्टिव एक टूल है। फिर ये सोशल वेलफेयर प्रमोट करता है। आप देखें कि कितना ज़्यादा इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम म्यूचुअल हेल्प और कोऑपरेशन पे मबनी है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक फ्यू हैंड्स में ना हो पाए, इसके लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ ज़कात है। तो ये पूरा एक सोशल वेलफेयर का एक पूरा सीन है कि भाई ये दौलत जो है वो आपके टॉप टीयर से नीचे तक आती रहे, उसकी सर्कुलेशन में रहे, ताकि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, डिवीजन ऑफ वेल्थ, क्लासिज्म ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए। ये इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। फाइनली ये मैनी सोशल प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया वो साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल स्टेबिलिटी, उनका तो बता ही दिया। लेकिन रिलीजन एक ऐसा इदारा है जो कि इन समाजी मसाइल को डिस्कस करने के लिए, म्यूचुअली हल करने के लिए इसने स्पेसिस भी प्रोवाइड किए हैं, जैसा कि ये मॉस्क, इसने इवेंट्स फराहम किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया 5 वक्त की नमाजें, ईद का सिस्टम, पूरा वो त्योहारों का सिस्टम, खुशी गमी ब्याह का वगैरह का सिस्टम, फ्यूनरल्स का सिस्टम, कि जिस पे उन स्पेसिस में आके लोग अपना दुख सुख शेयर भी करें, ठीक है, उनका मुश्तरका हल भी निकालें। वो मसाइल क्या हो सकते हैं समाजी, वो क्राइम्स हो सकते हैं, वो सुसाइड हो सकती है, वो डाइवोर्स हो सकते हैं। इन सब को हमने देखा कि मज़हब का जो इदारा है वो कैसे रेगुलेट करता है, इनके हल के लिए स्पेसिस फराहम करता है और इनको कैसे डिस्करेज करता है। अच्छा, फिर ये कि मज़हब जो है वो एक पॉजिटिव सोशल चेंज का भी ज़रिया अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। आप सारी ये उठा के देख लें, हिस्ट्री में मिसालें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मिसाल हमारे पास है ही ना, कि वो उन्होंने कैसे एक वो अरब सोसाइटी थी उसमें इतना सोशल इनजस्टिस था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की इतनी ज़्यादा वो कंट्रास्ट था, सोशल इनइक्वालिटीज़ थी बहुत ज़्यादा, कैसे एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चला के पूरा चेंज कर दिया वो हम सबको पता है। मार्टिन लूथर किंग, बहुत कम ये बात जानते हैं, वो क्रिश्चियनिटी से कितना इंस्पायर था, वो एक प्रॉपर मतलब चर्च के साथ एसोसिएटेड था, तो उसने वो जो अफ्रीकन अमेरिकन की इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई, वो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के जो इक्वालिटी के, सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनसे इंस्पायर्ड था। पूरा उसने लैंडस्केप यूएस का चेंज करके रख दिया सिविल राइट मूवमेंट चला के। स्वामी दयानंद का आपको पता है, इनका हिंदुइज्म से ये मिसाल है, उनका बहुत बड़ा काम है हिंदुइज्म के प्रिंसिपल से इंस्पायर होके सोशल जस्टिस के हवाले से, सोशल वेलफेयर वर्क के हवाले से, ठीक है। और बाकी आगे मैक्स वेबर की ये बड़ी एक टेक्निकल टर्म है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये सोशियोलॉजी में वैसे एक डिफरेंट टॉपिक में कवर्ड है, प्रोटेस्टेंटिज्म और वर्क एथिक्स। ये अगर मैं समझाने आपको बैठा तो इसी में 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप वो जब मॉड्यूल पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि वो वाली मिसाल भी जो है वो किस तरह यहाँ पे लगती है पूरी, ठीक है।
तो ये हो गया जी सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि रिलीजन के फंक्शंस। अब आगे इसका एक और पर्सपेक्टिव हमने जो देखा, ये देखिए, ये एक बड़ी मैं आपको ना यूनिक अप्रोच सोशियोलॉजी में, ये आपको हर मेरे उसमें क्वेश्चन में नजर आएगी कि हम हर क्वेश्चन को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं इन लाइट ऑफ डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। और वो पर्सपेक्टिव्स एक तो फंक्शनलिज्म का है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है जो उसको इकोनॉमिक लेंस से, कार्ल मार्क्स से ड्राइव्ड हुआ है, उस सेंस से देखने की कोशिश करता है। तो हम क्रिटिकल व्यू भी हमने देना है, हमने सब अच्छा की रट नहीं लगानी। हम एज ए सोशियोलॉजिस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम हर उसके इदारे के, सोशल इंस्टीट्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों बयान करें। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी सोशियोलॉजी का है जो इसको एक डिफरेंट एंगल से देखता है। वो कहता है जी कि भाई रिलीजन तो एक ऐसा इदारा है जो कि सोशल इनइक्वालिटीज को प्रमोट करता है, परपेचुएट करता है। ये आगे कैसे, जैसे कार्ल मार्क्स ने इसके लिए वो टर्म यूज किया ओपियम ऑफ द मैसेज अपनी बुक में, कि ये बजाय इसके कि जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, गुर्बत, गरीबी और अमीरी की जो तफरीक है, ये एक फॉल्स होप देता है जो पिसा हुआ तबका है उसको, कि भाई ये तुम गरीब घराने में पैदा हुए हो, ये तो खुदा की मर्जी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें आफ्टर लाइफ में जाके बड़ी अच्छी जो है ना वो जिंदगी मिलेगी, यहाँ नहीं मिली तो क्या हुआ। तो एक तरीके से कार्ल मार्क्स ये कहता है कि भाई ये भंग का नशा पिला के जो है ना वो सोसाइटी को इन अ स्टेट ऑफ स्टेगनेंसी रखता है, ताकि ये जो लेबर क्लास है, मजदूर तबका है, जो बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, ये कहीं इस निज़ाम के खिलाफ उठ ना खड़े हों, बल्कि वो रिलीजन से इसकी जस्टिफिकेशन निकालते हैं कि भाई नहीं, ये तफरीक तो है, ये तो मजहब की बनाई हुई है, खुदा ने नहीं चाहा कि हर इंसान अमीर पैदा हो जाए, वरना वो कर देता। तो ये तफरीक खुदा ने रखी है जी कि एक मिडिल क्लास में पैदा हुए, एक अपर में और एक लोअर में, तो हर किसी का अपना अपना रोल है, अपनी क्लास में वो करे, बाकी आफ्टर लाइफ में सबको मिल जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये दर्श देता है मजहब, कार्ल मार्क्स के बकौल, जिसकी वजह से मैसेज भंग पी के सोए रहते हैं, वो अपनी ओप्रेसिव कंडीशंस को चैलेंज नहीं करते, इकट्ठे होकर कोलेक्टिव एक्शन, एक रेवोल्यूशन या एक स्ट्रगल इस ओप्रेसिव निज़ाम के अगेंस्ट नहीं लाते, जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज परपेचुएट करती रहती हैं। तो ये कार्ल मार्क्स का एक बड़ा क्रिटिकल व्यू भी है रिलीजन को लेकर। एग्जांपल्स इसकी मैंने दी हुई हैं कि आप देखें कि स्लेवरी यूनाइटेड स्टेट्स में वो सिविल वॉर से पहले तक एग्जिस्ट करती रही। अगेन देखिए, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बड़ी ऐसी सोर्सेज वगैरह साथ बताऊंगा कि आपको मज़ा आएगा ड्यूरिंग कोर्स। जिसने स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल में समझना है, किस तरीके से वो की गई थी, और इवन कैसे वो मजहब के थ्रू जस्टिफिकेशन देते थे स्लेवरी की, ये आप लिंकन मूवी देख लें, लिंकन नाम है मूवी का, पूरी इसी चीज़ पे है। आपको ये वाला पॉइंट पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे रिलीजन पे उन्होंने रिलाई किया स्लेवरी को परपेचुएट करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलेंगी ये वो लेक्चर्स में जो चीज़ें मैंने जहाँ जहाँ से सीखी है मैं तो वहाँ वहाँ बताऊंगा। ये एक मूवी एक दफ़ा आप देख लें, मतलब क्या खूबसूरत आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि ज़्यादातर जो वो थे ना, जो स्लेव्स होते थे, ब्लैक्स, अफ्रीकन अमेरिकन, वो क्रिश्चियंस थे, और उनके वाइट मास्टर्स भी उन्हें इनकरेज करते थे कि तुम क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करो, ठीक है, क्योंकि ताकि वही कि वो क्रिश्चियनिटी में जाके और एक वो आफ्टर लाइफ के भरोसे पे ऊपर हायर पावर के सहारे बैठे रहें और हमारे अगेंस्ट खड़े ना हो जाए। 13th में ये लिंकन मूवी में आपको ये कोटेशन मिलती है, उनकी कांग्रेस में बहस हो रही थी ये 13th अमेंडमेंट के हवाले से कि हमने अबॉलिश करना है स्लेवरी को, तो के नहीं करना। तो एक वो जो उनका कांग्रेसमैन था जो कि इसके फेवर में था कि भाई वो हमने नहीं करना, अबॉलिश, स्लेवरी होनी चाहिए, उसकी कोटेशन है इस मूवी में कि कांग्रेस मस्ट नेवर डिक्लेयर इक्वल दोज हुम गॉड क्रिएटेड अनइक्वल, कि भाई वो कहते हैं कि ये तफरीक खुदा की बनाई हुई है, खुदा ने हमें अनइक्वल पैदा किया, तो कांग्रेस कौन होती है ये इक्वल करने वाली। तो ये पॉइंट आपको बड़ा अच्छा उस मूवी से समझ आएगा। फिर आप ये देखें कि इसी तरह डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स, कि किंग्स जो अब तो चले थ्योरी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद नेशन स्टेट और वो पूरा डेमोक्रेसी और वो वाला सिस्टम आ गया, लेकिन पहले किंग्स का जो एब्सोल्यूट रूल होता था, एग्जेक्टिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर, सारी पावर्स एक सिंगल बंदे में कंसंट्रेटेड होती थी, लोगों के कोई राइट्स नहीं होते थे, वो एब्सोल्यूटिज्म भी किंग्स खुदा के नाम पे ड्राइव करते थे कि भाई ये जो मुझ पे हक दिया गया है ना, मुझे ये एब्सोल्यूट रूल करने का, ये खुदा की जानिब से है, इट्स अ डिवाइन राइट, वो ना चाहता तो मुझे खुदा ना बनाता, तो मैं खुदा के नुमाइंदे के तौर पे हूँ और मेरा ये एब्सोल्यूट हक है ये वाला रूल करने का, ठीक है। फिर इस हवाले से इसी तरह इंडियन कास्ट सिस्टम अगर आप देखें तो उनमें भी ब्राह्मण्स और अनटचेबल जिन्हें शूद्र कहा जाता है, और इसी तरह
हिंदुइज्म की कुछ कुछ ऐसी मिस इंटरप्रिटेशन ही मैं कहूँगा, लेकिन बहरहाल आपको मिलती हैं, जो कि हर मज़हब की जा सकती है ना, लेकिन जो तबका वो चाहता है ना कि भाई ये इनइक्वालिटीज परपेचुएट करती रहे, वो हिंदुइज्म से भी इस क्लास सिस्टम की, जो इंडियन कास्ट सिस्टम है ना, उसकी जस्टिफिकेशन हिंदुइज्म से निकाल के देते हैं कि भाई हिंदुइज्म में ब्राह्मण्स और अनटचेबल ये जो शुद्ध है, ये वाला सीन है, तो ये खुदा ने तफरीक बनाई है, हम कौन होते हैं इसको ख़त्म करने वाले। ठीक है, तो मैं कुछ मिसालें आपको दी, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे नहीं जाते, वो एक अगेन टेक्निकल वो हो जाएगा थोड़ा सा, वो कोर्स में डिटेल में और भी हमने जगहों पे पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 3 मिसालें जो है ना, वो अपने क्या कहते हैं, वो सफिशेंट है। लेकिन वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी वो यही है कि जो औरत और मर्द का राइट्स का इम्बैलेंस था बहुत ज़्यादा पहले तक, पहले वोट डालने का भी हक नहीं था और पूरी उस तरह से औरतों को आज़ादी नहीं थी। अब तो जेंडर इक्वालिटी बहुत मतलब प्रोग्रेस की, स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन भी मजहब से निकालते हैं ना, जो फिर करने वाले होते हैं कि जी हमने औरतों को ये हकूक नहीं देने क्योंकि मजहब ये कहता है, हमने ये करना है, हमने इंसान भी ट्रीट नहीं करना, हाँ मजहब ये कहता है। मतलब मैं उस चीज़ की उसमें जा ही नहीं रहा, रिलीजियस डिबेट में जा ही नहीं रहा, मैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनकी कुछ करने वाले जस्टिफिकेशन इन वन कॉन्टेक्स्ट और अनदर, सही या गलत, राइट और रॉन्ग, सही इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन करके मजहब से निकालते हैं। तो ये सोशल इम्पैक्ट हमने इसका स्टडी करना है, हमने कोई रिलीजियस डिबेट में या उस डिबेट में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सोशियोलॉजी के वाले से ये चीज़ ज़रूर आपने याद रखनी है। तो ये है जी, ये हमारा टॉपिक हो गया। पास पेपर में आप देखें कि इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं, और ये अब आप क्वेश्चन ज़रा देखें और बताएं कि अभी हमने जो पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, क्या आप ये तीनों क्वेश्चन ये टॉपिक पढ़ के नहीं कर पाएंगे? हाउ कैन रिलीजन होल्ड इन चेक द एक्सप्लोसिव सोशल टेंशंस प्रोड्यूस्ड बाय इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, सारे जो फंक्शंस पढ़े हैं वहीं से निकला है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सारे वो सोशल फंक्शन जो पढ़े। व्हाट इज द फाइनली रोल ऑफ मॉस्क इन द इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, मॉस्क से बुनियाद बेसिकली रोल ऑफ रिलीजन ही है। तो ये इंटीग्रेशन के हवाले से जो उसके फंक्शन हैं, पूरा जो फंक्शनलिज्म का हमने पढ़ा है ना, उधर से ये सारी चीज़ें जो है निकलती हैं, कवर होती हैं। नॉलेज बेस यही है, आपने क्वेश्चन की वर्डिंग के हिसाब से इसको बस फिट इन करना है, और वो फिट इन करने की टेक्निक्स भी हम पास पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें देखेंगे कि आपके पास एक नॉलेज बेस हो, सवाल की वर्डिंग घुमा के यूं करके आई हो, तो अपने नॉलेज बेस को हर सवाल के कॉन्टेक्स्ट में आपने कैसे फिट इन करना होता है, ये हम इंशाल्लाह उस पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट जी। मैं भी एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, आई थिंक आप भी हो गए होंगे, 11:30 बज गए हैं, लेकिन आपको मेरा टीचिंग का स्टाइल भी पता लग गया, हमारे कोर्स की क्वालिटी भी पता लग गई, डेप्थ भी पता लग गई, इसी तरीके से सारी इंशाल्लाह वीडियोस हैं। तो आई इनकरेज यू, आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लें, और इंशाल्लाह आप लेते हैं तो इंशाल्लाह पूरा साल हमारा इंशाल्लाह आपस में भी जो है वो रब्ता रहेगा लाइव सेशन वगैरह के थ्रू। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच।